हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSC एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। जैसा आप सभी को पता है, अपना जो सेशन चल रहा है रिवीजन क्लास का, ठीक है, टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस में 38 टॉपिक दे के रखा है, तो हम उन सभी टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं। ऑलरेडी डिटेल में हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं। अब जो चल रहा है रिवीजन क्लास चल रहा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहता है कि आप जितने भी वीडियो अभी नहीं देखे हैं, चाहे वो थियरी वाली क्लास हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर वाला क्लास हो, चाहे वो EMCQ वाला क्लास हो या फिर रिवीजन वाला क्लास हो, सबकी प्लेलिस्ट अलग से प्रॉपर तरीके से बना दिया गया है। आप यूट्यूब पे जाके सारे के सारे प्लेलिस्ट को चेकआउट करके क्लास देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनएम फीमेल हेल्थ वर्कर एंड काउंसलर। एज अ काउंसलर क्या रोल रहता है एनएम का, वो भी हम देखने वाले हैं। आपके सिलेबस में दे रखा है, सिलेबस में कहाँ मिलेगा आपको हम बता दे रहे हैं कहाँ पे। देखिए आपका सिलेबस है, ठीक है, नोटिफिकेशन के साथ सिलेबस भी दिया गया था। तो 5 नंबर पे देखेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनएम फीमेल हेल्थ वर्कर। उसके बाद आपका रोल ऑफ काउंसलर एंड रोल ऑफ एनएम फीमेल हेल्थ वर्कर एज अ काउंसलर। एज अ काउंसलर क्या रोल रहता है एनएम का, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एनएम की, वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब आज की वीडियो में 5 नंबर का टॉपिक और 7 नंबर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और आपके भर्ती परीक्षा में इन दोनों को मिलाकर 3 प्रश्न आने वाले हैं इस टॉपिक से। 5 नंबर जो दिया गया है और 7 नंबर जो दिया गया है, दोनों को मिलाकर आपके भर्ती परीक्षा में 3 नंबर का प्रश्न आने वाला है। मतलब आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर ये वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा भर्ती परीक्षा में, ठीक है। देखिए ये क्लास आप लोग अपने स्टेटस पे भी लगा देना, ठीक है, क्योंकि और सबको पता होना चाहिए कि भैया एनएम का क्या रोल होता है, एनएम का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, सब कुछ ये पता होना चाहिए और लोगों को, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग इस क्लास को स्टेटस ज़रूर लगाएं, ठीक है। तो आप सभी लोग स्टेटस लगा देना और लोगों को पता होना चाहिए कि भैया एनएम का क्या भूमिका रहता है, ठीक है, एनएम की क्या जिम्मेदारी होती है, सब कुछ इस क्लास में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोग आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट है, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल के रखना है अपने बुक में कि भैया गृह मुलाकात में, ठीक है, होम विजिट के दौरान एनएम की क्या भूमिका होती है। आपको हेडिंग में लिखना है गृह मुलाकात में एनएम की भूमिका, रोल ऑफ एनएम इन होम विजिट। देखिए गृह मुलाकात यानी जब एनएम किसी मरीज या परिवार से उनके घर जाकर मिलती हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है रोग की देखभाल करना, स्वास्थ्य शिक्षा देना और परिवार को आत्मनिर्भर बनाना। क्या उद्देश्य रहता है, किस उद्देश्य से होम विजिट करती हैं, किसी मरीज या फिर परिजन के परिवार से मिलने पे या उनके घर पे विजिट करने पे किस उद्देश्य से जाती हैं, तो भैया रोग की देखभाल करना और स्वास्थ्य शिक्षा देना और परिवार को आत्मनिर्भर बनाना। मतलब रोगी के प्रति कैसे आप ज़्यादा हताश ना हो, ज़्यादा मतलब उस चीज़ को लेकर टेंशन में ना हो जाएं, उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको बताना कि नहीं भैया ये एक प्रकार का मुसीबत है तो थोड़ी दिन के लिए चला जाएगा, इसको लेकर ज़्यादा डिप्रेशन में आप ना जाएं, ज़्यादा इस पर ना सोचें, ये सब चीज़ समझाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे, भूमिका, मुख्य कार्य और भूमिका। आपके भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न आएगा, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे आप पूछेगा। यहीं से आप ऐसे पूछेगा, गृह मुलाकात में एनएम की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है, कौन सा है। पहला ऑप्शन दे देगा परिवार से संबंधित जानकारी लेना, दूसरा उपचार संबंधी देखभाल करना, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे देगा स्वास्थ्य शिक्षा देना, चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी। तो आपको ये सारी चीज़ें पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे, या फिर आपके भर्ती परीक्षा में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि होम विजिट के दौरान, एनएम के होम विजिट के दौरान, ध्यान देना है, ऐसे प्रश्न पूछेगा एनएम के होम विजिट के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा देने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो पहला ऑप्शन दे देगा
परिवार को समझाना कि बीमारी से कैसे बचा जाए, सफाई का ध्यान कैसे रखा जाए, दवा समय पर कैसे लें, एक ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी, या फिर कोई अलग ऑप्शन दे देगा पूछ लेगा कौन सा नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं प्रश्न बनाने का तरीका, ठीक है। अगर आप थियरी पढ़े रहेंगे तो बहुत आसानी तरीके से हर एक प्रश्न को सॉल्व आउट कर पाएंगे। देखिए, तो मुख्य कार्य या फिर भूमिकाएं, देखिए पहला है कि परिवार से संबंधित जानकारी लेना, परिवार का पूरा रिकॉर्ड लेना, जैसे कि परिवार के सदस्य कितने सदस्य हैं, उनकी स्वास्थ्य स्थिति पुराना या फिर प्रेजेंट सब कुछ जानना, क्या चीज़ें हुआ था क्या नहीं, पूरा मतलब हिस्ट्री लेना, ठीक है। और पिछली बीमारियां आदि इन सब चीज़ को, जैसे कि कुछ बीमारियां होती हैं ना जेनेटिक, जैसे कि डायबिटीज़ हुआ, तो ये सब चीज़ें जानना जरूरी होता है। तो वही चीज़ है, परिवार से संबंधित जानकारी लेना, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि उपचार संबंधी देखभाल करना, उपचार संबंधित देखभाल करना, ज़रूरतमंद व्यक्ति को नर्सिंग देखभाल देना, जैसे कि दवा देना, घाव की सफाई करना, तापमान मापना, जैसे कि अब किसी के घर पे आप गए हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं और वो उसका शरीर हीट है, आपको डाउट लग रहा है कि भैया शायद हो सकता है फीवर है, तो आप थर्मामीटर निकाल कर टेम्परेचर ले लेंगे। अब गए हैं किसी के घर पे विजिट करने, आप देख रहे हैं कोई एनीमिक पेशेंट आपको मिल गया, एनीमिया से पीड़ित, तो आप क्या करेंगे, आयरन और फोलिक एसिड देंगे और उसको बताएंगे कि किस तरीके से खाना है, ये सब चीज़ें हो गया। अब आप गए हैं होम विजिट के दौरान, आपको दिखा किसी के पैर में इन्फेक्शन है चोट के कारण, तो आपको समझ में आएगा कि उसकी घाव की सफाई करके ड्रेसिंग कर देना। तो ये सारी चीज़ें हो गई उपचार संबंधी देखभाल करना होम विजिट के दौरान, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हो गया कि स्वास्थ्य शिक्षा देना। अब स्वास्थ्य शिक्षा, होम विजिट के दौरान आप जा रहे हैं तो स्वास्थ्य शिक्षा देंगे, क्या, परिवार को समझाएंगे, ठीक है, कि बीमारी से कैसे बचा जाए। जैसे अभी बारिश का समय है, छत पे लेटे हुए हैं तो खुले हवा में ना लेटें, ठीक है, बिना मच्छरदानी को ना लेटें, मच्छर से बचें, क्योंकि मच्छर से ही टाइफाइड डेंगू फैलता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, बीमारी से कैसे बचा जाए, ये सब चीज़ें बताना। सफाई का ध्यान कैसे रखा जाए बताना है उनको, कि सफाई आसपास के नाले गड्ढों को में पानी जमा ना होने दें, आसपास कूड़ा कचरा ना होने दें, घर के बगल कैसे ऐसी चीज़ को ना फेंकें फालतू में जो दुर्गंध बने और दुर्गंध से चीज़ें दिक्कत हो। ये सारी चीज़ें मतलब एजुकेशन देना, स्वास्थ्य शिक्षा देना। दवा समय पर कैसे लें, अब किसी भी पेशेंट का आप होम विजिट करने गए हैं, तो किसी पेशेंट की बीमारी की निगरानी करने गए हैं, उसका इलाज चल रहा है आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से, तो आप गए हैं उसकी स्थिति को जांच करने, तो उसको समझाएंगे कि भैया दवा समय पर ले रहे हैं आपकी नहीं ले रहे हैं, या फिर कैसे समय पे लेना चाहिए, कौन सी दवा आपको खाली पेट खाना चाहिए, कौन सी दवा खाना खाने के बाद खानी चाहिए, कौन सी दवा दूध के साथ खानी चाहिए, ये सारी चीज़ें बताना होम विजिट पे जाके। क्लियर। अब देखिए नर्सिंग प्रक्रिया को घर के सामने प्रदर्शित करके बताना, जो भी नर्सिंग प्रोसीजर रहता है घर के सामने। जैसे दवा आप कोई सा भी दवा है, उनको दवा खिला रहे हैं, तो एक बात समझ में नहीं आता है तो आप खुद अपने हाथ से उस दवा को बताना है कि देखिए सबसे पहला दवा खोलने से पहले हाथ धोना है, ठीक है, हाथ धो के बताना है, ठीक है, हाथ धो के बताना है, हाथ धो लिया हमने, ठीक है, उसके बाद हमने उस स्ट्रिप को उठाया, सपोज दैट पैरासीटामॉल ही है, पैरासीटामॉल की दवा देना है, उस पत्ते को हमने उठाया, एक बार उस पर फोकस किया, ठीक है, क्या फोकस किया, उसकी एक्सपायरी डेट देखा, ठीक है, फिर उसके बाद हाथ से एक टेबलेट निकाला, पानी को साथ में लेकर, ज़्यादा देर तक खुली दवा को रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले हाथ धोने के बाद पानी लेके आते हैं, पानी लेने के बाद उस टेबलेट को, ये नहीं कि भैया टेबलेट खोल के हाथ में मरीज़ को पकड़ा दिए और आप चले गए अपने बाउंड्री के उस तरफ एक गिलास पानी लाने, और यहाँ पे पेशेंट क्या कर रहा है, दवा हाथ में लेके बैठा है खुला हुआ दवा, तो वो फिर दवा बेकार हो जाती है। तो खुली दवा को ऐसे नहीं, पानी पहले लेके आना है, फिर उसके बाद टेबलेट का लिफाफा जो है उसको दवा टेबलेट को खोलना है, फिर साथ में दोनों को देना है। ये सारा प्रोसीजर जो कुछ नर्सिंग प्रक्रियाएं रहता है प्रैक्टिकली आपको करके दिखाना होता है, अगर नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। चौथे पॉइंट में हो गया होम विजिट के दौरान गंभीर बीमारियों की देखभाल करना। अब आप होम विजिट करने गए हैं पेशेंट के यहाँ, तो गंभीर बीमारियों की देखभाल करना, अगर किसी को हृदय रोग, गठिया, मधुमेह, मलेरिया, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, तो एनम उन्हें उनके परिवार को इनकी देखभाल की विधियाँ सिखाती है, ठीक है, उनके परिवार को बताती हैं कि भैया
गठिया, मधुमेह, ये सब चीज़ें हैं। जैसे गठिया है तो उनको बताना है ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें मत खाइए, ठीक है। जैसे दाल हुआ, ये सब चीज़ें हैं। परिवार वालों को देखो भैया, आप इनकी मम्मी हो तो आपको दाल ज़्यादा नहीं देना है इनको, ठीक है। कि नहीं ममता का प्यार में आके दाल खिला दें कि हमारा बच्चा ऐसे ही है, या फिर हमारा जो भी हो, ठीक है। परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, सपोज दैट। तो वो सारी चीज़ें बताना उनके परिवार को, उनकी देखभाल की विधियाँ सिखाती हैं, बताती हैं कैसे करना है। पहला चौथा पॉइंट हो गया। अब पाँचवें पॉइंट में हो गया सुपरविज़न करना, ठीक है। सुपरविज़न में क्या, अगर घर में कोई दूसरा देखभाल कर रहा है, सपोज दैट घर में कोई दूसरा देखभाल कर रहा है, तो उसकी सही तरीके से देखभाल हो रही है या नहीं, इसकी जांच करना, ये देखना, ठीक है। अब जैसे कि अब मरीज का कोई, सपोज दैट मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ, जैसे कि, ठीक है। अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ, जैसे कि मरीज, ठीक है, ठीक है। जैसे कोई मरीज का है, ठीक है, मरीज का मरीज अपने मामा के यहाँ है, ठीक है, सपोज दैट मामा। अब उनकी मामी देखभाल कर रही है मरीज का, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब देखेंगे कि मामी सही तरीके से ये देखभाल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही हैं। अगर नहीं कर पा रही तो एक बार फिर से मामी को बताना है, देखिए मामी, मरीज जो है आपका दवा तीनों टाइम खिलाना है, इतने बजे से इतने बजे तक, ये दवा ऐसे खाली पेट खिलाना है, ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, उनके साथ इतनी देर तक बैठना है, उनसे इतनी बातें करना है, उनको अकेला छोड़ना नहीं चाहिए। ये सारा कुछ जांच करना, सिखाना, बताना, ये सारा चीज़ हो गया, उसी को सुपरविजन कहते हैं, ठीक है। चलिए, छठे पॉइंट में क्या, होम विजिट के दौरान ये भी देखा जाता है कि रोगी की भागीदारी सुनिश्चित करना। रोगी को खुद भी उसकी देखभाल में शामिल करना सिखाना। जैसे कि अब मामी, ठीक है, मामी के यहाँ है और मामी किसी काम से बाहर चली गई हैं, बहुत ज़रूरी अर्जेंट काम में है। अब रोगी बैठ के इंतज़ार ना करे कि हमारी मामी आए तब हमको दवा खिलाएं, नहीं, उनको बताना कि भैया जब आप भी शामिल हो, अगर वो भैया सचेतन अवस्था में है, ठीक, अचेत अवस्था में नहीं, सचेतन अवस्था में नहीं है, तो खुद उनको शामिल करना कि आप अपनी देखभाल किस तरीके से खुद कर सकते हो, ये चीज़ होता है। अब जैसे चीज़ें हैं, ठीक है, आप समझ सक रहे हैं ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, तो आप समझ सकते हैं। रोगी की भागीदारी सुनिश्चित करना। और सातवें पॉइंट में हॉस्पिटल आने जाने की योजना बनाना। अब जैसे कि 5 दिन की दवा देकर मरीज घर पे गया है, ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 5 दिन के दवा लेके, या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से 5 दिन का दवा लेके घर पे गया है, अब दोबारा उसको 5 दिन के बाद आना है, तो उसकी योजना बनाना, किस तरीके से आप कब आएंगे, क्या क्या कौन कौन सा रिपोर्ट लेके आना है, या फिर कौन कौन सी चीज़ें लेके आनी है, डॉक्टर को दिखाना है, इसकी योजना बनाना। अस्पताल या क्लिनिक ले जाना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब 5 दिन के बाद ये नहीं कि आराम लग गया, ठीक हो गया तो हम जाएँ ही ना, ठीक है। तो इसकी योजना बनाना 7वां पॉइंट हो गया। होम विजिट के दौरान ही जाके ये सब चीज़ें करना होता है, उनको बताना होता है, समझाना होता है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। उसे वहाँ तक पहुँचाना होता है और घर पर लाने की व्यवस्था भी करना होता है, ये भी, ठीक है। अब देखिए 8वें पॉइंट में, होम विजिट के दौरान परिवार को आत्मनिर्भर बनाना। परिवार को इतनी जानकारी और ट्रेनिंग देना कि वे आगे चलकर बिना किसी मदद के अपना ध्यान रख सकेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अभी मामी चली गई हैं अपने किसी काम से लेकर, घर पे नहीं है, या मायके ही चली गई हैं और कहीं और चली गई हैं, घूमने चली गई हैं, तो अब मरीज़ बैठ के इंतज़ार तो करेगा नहीं, उसको जो ज़रूरत है वो खुद अपनी देखभाल कर सकता है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब देखिए होम विजिट के दौरान पालन किए जाने वाले नियम व सिद्धांत, ठीक है। पहला क्या हो गया, चाहे वो एएनएम हो, चाहे जो भी है होम विजिट, देखिए होम विजिट में आप एएनएम जा रहे हो काम होम विजिट करने, तो क्या क्या सिद्धांत होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, उस चीज़ को पालन करना होता है, ठीक है। पहला क्या हो गया, अब जैसे भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेगा, बताइए कि होम विजिट के दौरान पालन किए जाने वाले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए कौन सा सिद्धांत नहीं है। पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन दे देगा हाथ धोना, ठीक है। दूसरा दे देगा थर्मामीटर की सफाई करना जांच से पहले, अब टेम्परेचर की जांच से पहले थर्मामीटर की सफाई करना। तीसरा दे देगा मल और थूक का बिना निस्तारण किए ही, या फिर बिना निस्तारण किए ही इधर उधर फेंक देना, ऐसे करके दे देगा ऑप्शन। तो आपको देखना होगा कि कौन सा नहीं है, तो ये आप सारे पॉइंट क्लियर करे रहेंगे तो वहाँ पे आसानी से कर पाएंगे। जैसा कि दूसरा हो गया थर्मामीटर की सफाई करना, तीसरा मल और थूक का निस्तारण करना, ठीक है। और चौथा पॉइंट हो गया घरेलू चीज़ों का सही उपयोग करना, ठीक है। अब घरेलू चीज़ जो मंगा रहे हैं होम विजिट के दौरान ज़रूरत पड़ता है, उनको सही उपयोग करने की विधि बताना।
ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, तो इन सारे चारों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अब हम एक एक पॉइंट में देखेंगे कि क्या क्या है। जैसे कि हाथ धोना में हमने देखा होम विजिट के दौरान हर प्रक्रिया से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोना जरूरी होता है। और थर्मामीटर की सफाई टेम्परेचर करने जा रहे हैं तो थर्मामीटर को इस्तेमाल करने से पहले डिसइंफेक्ट करना, ठीक है, विसंक्रमण करना। और तीसरे पॉइंट में देखा कि मल और थूक का निस्तारण, ठीक है, मल और थूक का घर में सैनिटरी शौचालय ना होने पर मिट्टी का पात्र मटका लें, ठीक है, उसमें मल एकत्रित करें, फिर उसे चूने उसमें जो है चूने का पानी डालें और 4 घंटे बाद उस मिट्टी को गाड़ दें। ये चीज़ होता है निस्तारण करने की विधि। ठीक है, अब देखिए घरेलू चीज़ का उपयोग, जैसे कि महंगे उपकरण की जगह पर घर की चीज़ों को काम में ला सकते हैं। बेड पेन की जगह मिट्टी का पात्र ले सकते हैं। ठीक है, अब ब्रेकफास्ट की जगह पे संदूक या फिर तख्त कुर्सी की डेक ले सकते हैं। और पट्टी के लिए भैया जब ज़रूरत है, पट्टी नहीं है तो साड़ी जो साफ़ हो या फिर कपड़े का टुकड़ा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्तन या खाने परोसने के लिए केले या फिर अन्य पत्ते ले सकते हैं मरीज को। अब जैसे मरीज ज़्यादा संक्रमित है, छुआछूत वाली बीमारी है, अब बर्तन आप उसके लिए नहीं खरीद सकते हैं, पैसा नहीं है, तो आप उसको खाना दे सकते हैं। केला का पत्ता होता है ना बड़ा सा, वहाँ पे भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताना होता है होम विजिट के दौरान। ठीक है, बताना होता है, सिखाना होता है। अब बिस्तर के लिए साड़ी से तकिया या फिर गद्दा या फिर पर्दा तैयार करना, ये चीज़ें हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और सैंड बैग तैयार करना होगा तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े सिलकर बना सकते हैं उसको। स्पंज बाथ के लिए क्या कर सकते हैं, बड़ा सा मटका लेंगे, उसमें ठंडा पानी रख के स्पंज बाथ करवा सकते हैं। हॉट वाटर बैग की जगह पे मरीज को जैसे स्पंज बाथ की ज़रूरत होती है तो मटके का स्पंज बाथ आपके लिए बर्तन बढ़िया से नहीं है तो मटके का पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक या कांच की बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हॉट वाटर बैग की जगह पे। तो ये सारी चीज़ें हो गया। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, ठीक है, हमने ये पढ़ा कि जो होम विजिट के दौरान पालन किए जाने वाले नियम और सिद्धांत रहते हैं उन सारे को हमने देखा। पहले पॉइंट में हमने देखा हाथ धोना, दूसरे पॉइंट में पहले पॉइंट में हाथ धोना, दूसरे पॉइंट पे हमने थर्मामीटर की सफाई देखा, तीसरे पॉइंट में हमने देखा कि मल और थूक का निस्तारण करने का क्या तरीका होता है। ठीक है, और चौथे पॉइंट में हमने देखा घरेलू चीज़ों का सही उपयोग। अब इन सभी चीज़ों में हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, ये हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे एएनएम का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, किसमें, होम विजिट के दौरान। ठीक है, होम विजिट के दौरान एएनएम का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, घर में ही मरीज को सही देखभाल मिलना, ये हो गया पहला उद्देश्य। दूसरा, अब आपकी भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से बताइए होम विजिट के दौरान एएनएम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन दे देगा कि घर में ही मरीज को सही देखभाल मिलना, परिवार को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना, कम संसाधनों में, या फिर ऐसे दे देगा कि कम संसाधनों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, ये चीज़ हो गया। और फिर एक ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी। तो ये सारा उद्देश्य आप पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे आसानी से कर पाएंगे। मैं प्रश्न का तरीका भी बता रहा हूँ कि कैसे आपके भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ें। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका, अंधता को रोकने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की क्या भूमिका रहती है, क्या रोल रहता है अंधता को रोकने में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, एएनएम का। ठीक है, देखिए अंधता, पहले जाने अंधता को रोका जा सकता है यदि समय पर सही जानकारी, सावधानी, पोषण पर ध्यान दिया जाए तो। इसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, फिर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पहला, अब देखिए पहला क्या हो गया, आंखों की संक्रमण की जानकारी दे। आपके भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछेगा, ऐसे पूछेगा, अंधता को रोकने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की निम्नलिखित में से क्या भूमिका शामिल है। पहला ऑप्शन दे देगा आंखों की संक्रमण की जानकारी देना, दूसरा ऑप्शन दे देगा संक्रमण को फैलने से रोकना, तीसरा दे देगा घर की साफ सफाई ना बना के रखना, ठीक है, चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो अब ये सारे पॉइंट आप जो यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है, हर एक पॉइंट आपको पता रहेगा तो आप आसानी से बना पाएंगे। संक्रमण को पहला देखिए, पहला पॉइंट हो गया कि आंखों के संक्रमण की जानकारी देना, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया क्या, किसमें, इसमें, ये भैया इसमें। ठीक है, अंधता को रोकने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या भूमिका रहती है, तो पहले पॉइंट में है कि आंखों के संक्रमण की जानकारी देखना ना, दूसरे पॉइंट में है संक्रमण को फैलने से रोकना, तीसरे पॉइंट में है घर की साफ सफाई बनाए रखना, चौथे पॉइंट में है बच्चों की साफ सफाई पर ध्यान रखना, और पांचवें पॉइंट में हो गया विटामिन ए की खुराक देना। ठीक है, विटामिन, और छठे पॉइंट में है विटामिन ए युक्त आहार के लिए प्रेरित करना। सातवें पॉइंट पे हो गया फल और सब्जियों की सफाई पर जोर देना। आठवें पॉइंट पे हो गया पढ़ाई के समय पर्याप्त प्रकाश की सलाह देना। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं जिससे जो
एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका जो रहती है अंधता को रोकने में, तो हम एक एक करके हर एक पॉइंट में देखेंगे। पहले पॉइंट में हम देखेंगे कि आंखों की संक्रमण की जानकारी देना। एनम यह बताती है कि आंखों का संक्रमण वायरस के कारण होता है। यह संक्रमण दूसरों तक फैल सकता है, खासकर यदि संक्रमित व्यक्ति आपने आई फ्लू चला था एक बार, ठीक है, आप सभी को पता होगा आई फ्लू, तो मतलब देखने से भी हो जा रहा था, सामने वाले को हुआ है, अगर हम उसको 10 मिनट 15 मिनट देख लिए तो हमें भी वो आई फ्लू हो जा रहा था। तो वही चीज़ है, यह संक्रमण दूसरों तक फैल सकता है, खासकर यदि संक्रमित व्यक्ति का रुमाल, तौलिया या तकिया या फिर कोई और चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि संक्रमण को फैलने से रोकना, लोगों को समझाना, ठीक है, कि अपनी व्यक्तिगत वस्तुएं साझा ना करें, तौलिया, रुमाल, चादर आदि अलग अलग रखने चाहिए, आंखों में बार बार हाथ ना लगाएं, ठीक है। तो ये सारी भूमिका रहती है अंधता को रोकने में एनम की, ठीक है। अब देखिए, घर की साफ सफाई बनाए रखना, एनम क्या करती है, परिवार को बताती है कि घर में प्रयोग की जाने वाली चीज़ें जैसे कि बर्तन हुआ, कपड़ा हुआ, फर्श हुआ, खिलौना हुआ, आज को हमेशा साफ और कीटाणु रहित रखना जरूरी होता है। बच्चों को साफ सफाई पर ध्यान देना, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको तो पता नहीं है, अब उनकी साफ सफाई पर ध्यान देना, विशेष रूप से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको साफ सुथरे कपड़े पहनाना चाहिए, उनके नाखून, हाथ पैर को साफ रखने चाहिए, ये चीज़ हो गया। अब विटामिन ए की खुराक देना, एनम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यही होती है अंधता को रोकने के लिए विटामिन ए की खुराक देना। 1 से 5 वर्ष के बच्चों को समय पर विटामिन ए की खुराक या फिर घोल पिलाना, इसमें रात की अंधता और दृष्टि संबंधित बीमारियों को रोका जा सकता है। अब छठे पॉइंट में विटामिन ए युक्त आहार के लिए प्रेरित करना, अब उनको बताना कि भैया जिस चीज़ में विटामिन ए ज़्यादा रहता है उसको ज़्यादा खाना चाहिए। एनम बच्चों और माता पिता को यह बताती हैं कि विटामिन ए की चीज़ों पे किन चीज़ों में पाया जाता है, जैसे गाजर हुआ, पपीता हुआ, आम हुआ, पालक हुआ, हरी सब्जियां हुआ, अंडा हुआ, दूध हुआ, मक्खन हुआ, ये सभी चीज़ें। तो अंधता को रोकने के लिए एनम की यह भी भूमिका होती है कि परिवार को या फिर मरीज को ये खाने के लिए प्रेरित करना। ये भी हो गया आपका 6वें पॉइंट में। अब 7वें पॉइंट में फल और सब्जियों की सफाई पर अब उनको बताना है, जैसे कि गाजर खा रही हैं तो ऐसे खेत से उखाड़ कर डायरेक्ट मुंह में खाना नहीं है भैया, उसको अच्छे तरीके से पानी में धोना है, ठीक है, पानी में धोना है तब उसका सेवन करना है, ठीक है। तो ये भी भूमिका होती है एएनएम को बताना कि भैया जो भी सब्जियां फल खा रहे हैं उसको सफाई पर ध्यान दें, जैसे बच्चों को फल और सब्जियां देने से पहले अच्छे से धोकर काट कर देना चाहिए, इससे जो इन्फेक्शन होता है उसका बचाव होता है, पोषण भी उचित अच्छा मिलता है, ठीक है। अब पढ़ाई के समय पर्याप्त प्रकाश की सलाह भी देना होता है। अब आपको दिख रहा है कि जैसे कि बच्चों की आंख पर जोर ना पड़े, इसके लिए क्या करना है, ठीक से रोशनी प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। कम रोशनी में पढ़ने से आंखों पर दबाव पड़ता है, जिससे दृष्टि कमजोर हो सकती है, ठीक है। मतलब उचित प्रकाश होना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, चकाचौंध भी नहीं होना चाहिए, जिससे हमारा आँखें के साथ साथ ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़े, ये भी चीज़ ध्यान में रखना होता है, ठीक है। निष्कर्ष कंक्लूजन निकालेंगे हम क्या पूरा भैया, अभी जो हमने पढ़ा अंधता अंधता को रोकने में एएनएम की क्या जिम्मेदारी या फिर एएनएम की क्या भूमिका होती है, उसका पूरा हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एएनएम की भूमिका सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि वह रोकथाम, जागरूकता, पोषण और स्वच्छता के माध्यम से समाज को अंधता से बचने में अहम भूमिका निभाती है। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब हम देखेंगे स्वास्थ्य। अब देखिए, अच्छा, ये सारा चीज़ हम पढ़ने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि स्वास्थ्य टीम का कर्तव्य क्या होता है, रोल ऑफ हेल्थ टीम क्या होता है। देखिए, हेल्थ टीम में एएनएम भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, सब कोई आता है, तो हर एक लोगों की क्या जिम्मेदारी होती है। अब देखिए, स्वास्थ्य टीम का कर्तव्य जानने से पहले आप जानेंगे कि टीम क्या होता है, टीम का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्रिकेट आप लोग देखे हुए हैं, आप सभी को पता है क्रिकेट में क्या रहता है, एक प्लेयर नहीं रहता है। टीम का मतलब क्या, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक से ज़्यादा मतलब 2 3 4 5 लोग मिलकर काम करते हैं, उसी को हम टीम कहते हैं। अब देखिए, टीम जैसे क्रिकेट का मैच आप देखे होंगे, क्रिकेट आपको देखे होंगे, चाहे गांव में चाहे टीवी में देखे भी होंगे, पता भी होगा क्रिकेट क्या होता है। सपोज इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ मैच आता है, तो इंडिया में खिलाड़ी कितने हो गए, 11 खिलाड़ी हो गए, प्लस कोच रहता है, एक बॉलिंग कोच एक बैटिंग कोच, 2 कोच हो गए, तो 11 2 13 लोग, और भी जो पानी देने वाले, फिजियोथेरेपी वाले, ये सब चीज़ रहते हैं, तो ये सभी लोग एक मिलकर काम कर रहे हैं, तो इन सबको क्या बोलेंगे, टीम। अब किस लिए काम कर रहे हैं, मैच जीतने के लिए, ठीक है, मैच जीतने के लिए, मैच जीतने के लिए कि भैया पाकिस्तान को हराना है, लक्ष्य पर इनका क्या है,
मैच को जीतना, अपने देश का नाम रोशन करना। ठीक है, तो ये सभी अब इसमें अलग अलग रोल रहता है। जैसे कि गेंदबाज जो है केवल गेंदबाजी करता है, बैट्समैन जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, उनको गेंदबाजी नहीं आती है, उनको केवल बैटिंग करना आता है। विकेट कीपर क्या है, गेंदबाजी और विकेट कीपिंग करता है। और जो कोच रहता है वो सिखाता है। ठीक है, सिखाएगा ना कोच, बॉलिंग का कोच बॉलिंग वाले को ट्रेनिंग देगा अच्छे तरीके से, कौन सा गेंद फेंकना है कि सामने वाला क्लीन बोल्ड हो जाए। और गेंदबाज कोच उसको सिखाएगा, और बैटिंग वाला बैटिंग बताएगा कि किस तरीके से शॉट खेलना है ताकि सीमा रेखा के बाहर 4 रन ही जाए। और फिजियोथेरेपी जो रहते हैं वो चोटें लगने खिलाड़ी को चोट लगने पर उनके देख रेख करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, टीम, सबका अलग अलग कार्य है, सबके अलग अलग चीज़ें, तो इसको टीम बोलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे थियरी आपको लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को ऐसा समूह जो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं, उसे टीम कहा जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? निश्चित उद्देश्य, जैसे मैंने बताया, किस उद्देश्य से खिलाड़ी खेल रहे थे, मैच जीतने के लिए। इंडिया और पाकिस्तान का मैच आ रहा है तो जीतने के उद्देश्य से खेल रहे हैं। अब मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं भैया, सब मिलजुल कर, बॉलिंग वाला बॉलिंग कर रहा है, गेंदबाजी वाला गेंदबाजी कर रहा है, फील्डर जो है बढ़िया सा कैच ड्रॉप नहीं कर रहा है, कैच पकड़ रहा है। अब देखिए, मैंने बताया कि अलग अलग कार्य रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं ना, हर सदस्य के पास अलग अलग ज्ञान, कौशल और कार्यशैली होती है। जैसे मैंने बताया सचिन तेंदुलकर हैं तो बढ़िया खेलते हैं। ठीक है, और वहीं पे जहीर खान हैं तो बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। सबका अलग अलग कौशल है, सबका अलग अलग कार्यशैली है। ठीक है, और फील्डर युवराज सिंह है तो बढ़िया फील्डिंग करते हैं, और आपका बैटिंग भी बढ़िया करते हैं। ये सारी चीज़ हो गया। धोनी साहब हैं, विकेट कीपिंग बढ़िया करते हैं, और बढ़िया क्या कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, छक्के चौके। तो सबके पास अलग अलग ज्ञान और कार्यशैली रहती है टीम में। ठीक है, टीम के हर सदस्य के पास अलग अलग ज्ञान, कौशल और कार्यशैली होती है। टीम एकमात्र लक्ष्य होता है, टीम जो रहता है एकमात्र लक्ष्य होता है। सामूहिक प्रयास से ध्यान देना है, सभी सामूहिक मतलब सभी के प्रयास से निर्धारित उद्देश्य को पूरा करना होता है। टीम का मतलब क्या, जो सामूहिक प्रयास, मतलब सभी का प्रयास से भैया इस उद्देश्य से काम करते हैं कि ये हमको करना है, इसको हमको प्राप्त करना है। जैसे कि मैंने बताया ना, टीम को जीतना है मैच, इस उद्देश्य से खेल रहे थे। और आप लोगों में यही लागू होता है। आप टीकाकरण कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि टीबी के रोकथाम के लिए टीकाकरण, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो आपका काम हुआ टीका लगाना। दवा जो एक रहता है, ठीक है, वो पहुंचाता है दवा आपके सेंटर पे। और भी जो चीज़ें, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी रहती है। आपको बताने वाला कोई और है, उनको बताने वाला कोई और, उनको सिखाने वाला कोई और, तो सब मिलकर एक सामूहिक प्रयास से टीबी को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। अब जैसे कि टीकाकरण के बाद जो फीवर आ रहा है, वो फार्मासिस्ट का काम है दवा देने का, उनको ये करने का। सब सामूहिक मदद से ही एक उद्देश्य की प्राप्ति होती है टीम में। अब देखिए, टीम की विशेषता क्या होता है। अब हम देखें कि आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा ऐसे, निम्नलिखित में से बताइए टीम की विशेषता क्या है। तो पहला ऑप्शन दे देगा, टीम का हर सदस्य नियम और कानून का पालन करना चाहिए। टीम के हर एक सदस्य को नियम और कानून का पालन करना चाहिए। ठीक है, दूसरा, सभी सदस्य आपसी सहयोग और समन्वय से कार्य करते हैं। तो ऐसे करके भर्ती परीक्षा में पूछेगा। तीसरा ऑप्शन कुछ और दे देगा, चौथा कुछ और, फिर ये पूछेगा इनमें से कौन है। तो टीम की विशेषता क्या होनी चाहिए। टीम की पहली बात तो हो गया, टीम का हर सदस्य नियम और कानून का पालन करता है। और दूसरा बात हो गया, ठीक है, ये विशेषता है टीम का। दूसरा क्या हो गया, आपसी सहयोग और समन्वय से काम करते हैं। ये दूसरा विशेषता हो गया टीम का। तीसरा विशेषता क्या हो गया टीम का, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। ये तीसरी विशेषता जो सबसे बड़ी और सबसे सही विशेषता है। ठीक है, और चौथा विशेषता क्या है टीम का, कि स्वास्थ्य टीम का मुख्य उद्देश्य समुदाय को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं देना। ध्यान देना, वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया था, क्रिकेट का, लेकिन यहाँ पे स्वास्थ्य टीम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अगर भर्ती परीक्षा में पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे, स्वास्थ्य टीम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आप बताएंगे कि समुदाय की उत्तम स्वास्थ्य देना, स्वास्थ्य सेवाएं देना। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, और पाँचवा पॉइंट में क्या होगा, स्वास्थ्य टीम के कार्य स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्देशित होता है। जो डायरेक्शन देता है भैया, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत जो परिवार कल्याण विभाग है, ये डायरेक्शन देता है पूरे स्वास्थ्य टीम के कार्य को। ठीक है, ये पांचवी विशेषता हो गई स्वास्थ्य टीम का। ठीक है,
चलिए स्वास्थ्य टीम के सदस्य कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। स्वास्थ्य टीम के सदस्य मुख्य रूप से दो स्तरों पर कार्य करते हैं। पहला सीएससी लेवल पर स्वास्थ्य टीम पर, ठीक है, स्वास्थ्य टीम पर पीएससी लेवल पर, ठीक है, सॉरी मैंने सीएससी बोल दिया, पीएससी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य टीम का कार्य। पीएससी पर नियुक्त टीम का कार्य होता है कि ग्रामीण और समुदाय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देना। अगर भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेगा, पूछेगा कि भैया पीएससी पर नियुक्त एक स्वास्थ्य टीम का कार्य क्या होता है, ऐसे पूछेगा। पीएससी पर नियुक्त टीम का कार्य क्या होता है, तो आप बताएंगे कि ग्रामीण और समुदाय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देना यही होता है, ठीक है। अब मुख्य सदस्य, इनमें कौन कौन से सदस्य होते हैं या पूछ लेगा, एक पीएससी के स्वास्थ्य टीम में कौन कौन से सदस्य शामिल नहीं है, निम्नलिखित में से बताइए। पीएससी पर नियुक्त स्वास्थ्य टीम के निम्नलिखित में से कौन से सदस्य में शामिल नहीं होते हैं। अब 4 ऑप्शन देगा तो आपको ध्यान में रखना है कि भैया कौन कौन से सदस्य रहते हैं पीएससी टीम में। आपको ध्यान में रखना है कि मेडिकल ऑफिसर, जो इसका काम क्या रहता है, पूरे टीम का लीड करता है, निदान व उपचार करता है। अब दूसरा हो गया जन स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, क्या करती हैं, समुदाय में शिक्षा व देखभाल का कार्य करती हैं, ठीक है। ये सभी पीएससी टीम के सदस्य हैं, मेंबर हैं। देखिए हेल्थ असिस्टेंट रहता है जो क्या करता है, स्वास्थ्य की निगरानी करता है। अब महिला पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक है, महिला पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं जो क्या करती हैं, टीकाकरण, ठीक है, टीकाकरण करते हैं। और क्या करते हैं सर, टीकाकरण करते हैं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं देती हैं। ये सभी क्या है, पीएससी टीम के सदस्य हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सदस्य हैं, ठीक है। छठा क्या हो गया, दाइयाँ होती हैं, क्या करती हैं, प्रसव संबंधी सहायता प्रदान करती हैं। ये क्या है, सभी पीएससी टीम के सदस्य हैं। क्लियर। अब देखिए जिला स्तर पर हमने देख लिया पीएससी लेवल पर स्वास्थ्य टीम। अब जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पर जो स्वास्थ्य टीम रहती हैं उनमें कौन कौन से मेंबर रहते हैं और उनका क्या कार्य रहता है ये भी हम देखेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि यह टीम गंभीर बीमारियों और विशेष उपचार की सेवाएं प्रदान करती हैं। मुख्य सदस्य इस प्रकार हैं, क्या, मेडिकल सुप्रीडेंट हो गया, ठीक है, मेडिकल सुप्रीडेंट आपने सुना होगा, इसकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। जैसे अभी पटना पीएमसीएच में हुआ, उसमें ज़्यादा देखी गई अव्यवस्था, तो मेडिकल सुप्रीडेंट को वहाँ से फिर हटाना पड़ा, मेडिकल सुप्रीडेंट को, ये चीज़ें होता है, ठीक है। मेडिकल सुप्रीडेंट क्या करता है, अस्पताल का संचालन का प्रमुख होता है। अब देखिए रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर जो रहता है ये क्या करता है, रोगियों की देखरेख और व्यवस्था करता है। सर्जन क्या करता है, शल्य चिकित्सा करता है। नर्सिंग सुप्रीडेंट क्या करती है, सभी नर्सिंग सेवाओं की प्रमुख होती हैं। ये सभी मैं क्या बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ जिला अस्पताल के टीम के सदस्य हैं ये सभी, और उनकी कार्य क्या रहता है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। फिजिशियन क्या करता है, रोगों को समान उपचार करता है, ठीक है, फिजिशियन हो गया। अब देखिए डिप्टी नर्सिंग सुप्रीडेंट की सहायक करता है, ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट क्या करता है, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करता है। अब देखिए ऑप्थोमोलॉजिस्ट ये क्या करता है, ये आंखों का विशेषज्ञ होता है। अन्य विशेषज्ञ भी रहते हैं जैसे ईएनटी, डर्मेटोलॉजिस्ट, ये सभी रहते हैं। और नर्सिंग सिस्टर, इनका क्या काम है, अनुभवी स्टाफ नर्स, ठीक है, अनुभवी स्टाफ नर्स होती है नर्सिंग सिस्टर। स्टाफ नर्स मरीजों की दौरान देखभाल करना, ठीक है। और फार्मासिस्ट का काम क्या है, दवाओं की व्यवस्था करना। तो ये सभी हमने देखा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम बनी होती है उनके ये सदस्य हैं और उनके कार्य हमने देख लिया, ठीक है। डाइटिशियन भी रहते हैं जो पोषण संबंधी सलाह कर देते हैं। अब देखिए मेडिको सोशल वर्कर रहते हैं, इनका काम क्या है, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। अब जो ELT रहते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन रहते हैं, ये जांच हेतु क्या करते हैं, नमूनों का परीक्षण करते हैं। तो हमने क्या देखा सर, हमने देखा कि जिला अस्पताल के टीम के ये सारे मेंबर होते हैं और उनके ये कार्य होते हैं। क्लियर। अब हम पूरा निष्कर्ष निकालेंगे, क्या जिला अस्पताल या फिर पीएससी लेवल पे जो टीम है, उनके कार्य हैं, उनके सदस्य हैं, उनका पूरा निष्कर्ष यहाँ पे निकल के आता है कि स्वास्थ्य टीम एक संगठित समूह है जो आपसी सहयोग, विशेषज्ञता और एकजुट प्रयास से कार्य करती हैं ताकि हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा सके। एनएम, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और अन्य सभी मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाते हैं जो स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ कहलाता है। क्लियर। समझ में आया नहीं समझ में आया, चलिए नेक्स्ट हम चलेंगे स्वास्थ्य टीम के कार्य। देखिए फंक्शन ऑफ हेल्थ टीम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएससी, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। अब देखिए स्वास्थ्य टीम के एक एक करके कार्य हम देखेंगे डिटेल में, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर का कार्य क्या हुआ, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर पीएससी लेवल पे पहले देख लेते हैं, फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलेंगे, ठीक है। जिला अस्पताल
के लेवल पे चलेंगे। पहले हम पीएससी लेवल पर देखेंगे कि जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं इनका काम क्या होता है, ठीक है, डिटेल में। अभी ऊपर हमने शॉर्टकट में देखा मेडिकल ऑफिसर टीम का लीडर होता है, तो हमने डिटेल में देखा, लेकिन अब वो ऊपर से देखा एक लाइन में, लेकिन अब डिटेल में हम देखेंगे मेडिकल ऑफिसर के क्या क्या कार्य होते हैं। आपके भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेगा सर, निम्नलिखित में से बताइए निम्नलिखित में से बताइए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात चिकित्सा अधिकारी का कार्य क्या है, ऐसे प्रश्न पूछेगा। ध्यान देना है, प्रश्न बनाना सीखिए। मैं बार बार बोलता हूँ, प्रश्न बनाना जिस दिन आप सीख गए उस दिन आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद अपने से प्रश्न बना रहा हूँ, किसी किताब की मदद नहीं ले रहा हूँ। जो आप लोग यूट्यूब पे देखते हो ना क्लास, हाँ बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, हाँ सर बढ़िया लेवल के प्रश्न करा रहे हो, मज़ा आ गया सर। अरे भैया वो प्रश्न आप खुद बना सकते हो। अगर आपके पास बुक है, आपके पास हर एक चीज़ है, तो खुद अपने उनसे अच्छा कंटेंट आप तैयार कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ यही बता रहा हूँ। देखिए प्रश्न बनाया, आपके सामने बनाऊँ, कितना प्रश्न बना दूँ, आप जितना बोलिए उतना इसी थियरी से बना के दिखा दूँ। मैं खुद चाहूँ तो आपका पेपर सेट करके दे दूँ, इतना हार्ड दे दूँ कि आपको समझ में ना आए, फिर इसी थियरी से इतना आसान बना दूँ, इसी थियरी से इतना डिफिकल्ट बना दूँ, आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा। देखिए आपकी भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से बताइए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात चिकित्सा अधिकारी का कार्य नहीं है या फिर कार्य है। 4 ऑप्शन दे देगा, अब उसी में से बताना है आपको। तो अगर ये थियरी आपको पता रहेगा कि भैया जो पीएससी स्तर पर तैनात रहता है मेडिकल ऑफिसर, उसका कार्य क्या है। पहला कार्य ये हो गया कि वो स्वास्थ्य टीम का लीडर होता है, पूरी टीम की जिम्मेदारी चिकित्सा अधिकारी पर होती है, सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कर्मचारियों से नियमित मुलाकात और संपर्क बनाए रखता है, और क्या करता है, समय समय पर अपने क्षेत्र का निरीक्षण करता है। सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों साथ पर महीने में मीटिंग करते हैं, हर महीने में मीटिंग करते हैं, यदि संभव ना हो तो कम से कम से एक बार जरूर मीटिंग करते हैं। मीटिंग के दौरान क्या क्या कार्य रहता है, किसका, मेडिकल ऑफिसर की बात कर रहे हैं। टीम के कार्य में आने वाली समस्याओं पर चर्चा करना, सरल और व्यवहारिक समाधान सुझाना, स्वास्थ्य शिक्षा और योजना बनाना, ठीक है, टीमों को सुझाव पर गंभीरता से विचार करना और टीमों को ट्रेनिंग देना। ये सारे कार्य किसके, हमने बता दिया, चिकित्सा अधिकारी का, जो पीएससी पे तैनात होता है। अब बताइए कितना एमसीक्यू बना दूं, 50 बना दूं, इसी में से मैं 50 एमसीक्यू बना दूंगा, केवल इतने चिकित्सा अधिकारी का कार्य से ही 50 बना दूंगा। और फिर जितना हार्ड बोलिए उतना हार्ड बना दूं, जितना डिफिकल्ट बोलिए उतना डिफिकल्ट बना दूं। ये चीज़ होता है, ठीक है। तो आपको थियरी जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप बहुत दूर तक हैं सिलेक्शन से। एमसीक्यू रटना यार बहुत गंदा मजाक बना के रखा है, स्टूडेंट के भविष्य को बर्बाद करके रखा है टीचर। अब तो भैया बहुत से लोग धीरे धीरे व्याख्या, संपूर्ण व्याख्या के साथ बताने लगे हैं। नहीं तो शुरू में क्या था, केवल एमसीक्यू ही करते जा रहे थे कि 50 एमसीक्यू रट लो, सिलेक्शन हो जाएगा, एग्जाम में फंस जाएगा। जब मैं शुरुआत किया था थियरी पढ़ाना टॉपिक वाइज, तो कोई नहीं पढ़ा रहा था। जब मैंने स्टार्ट किया तो देखते देखते लोग सीख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और यही सुधार जरूरी है। अभी एक बात पे और सुधार करना है, फ़ी को लेकर। फ़ी भैया 2000 फ़ी, 3000 फ़ी, 4000, 2500, 1500, 1000 फ़ी बहुत महंगी हो जाती है मात्र 38 टॉपिक को लेकर। ये बहुत ज़्यादा महंगी है। वहीं पे नीट का देख लीजिए, अच्छे कोचिंग वाले जो फेमस नंबर 1 कोचिंग वाले होते हैं, वो 2500, 2800 में नीट की कोचिंग का फ़ी लेते हैं। और जबकि सब्जेक्ट कितना रहता है, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी में 2-3 सब्जेक्ट, फिजिक्स में 2-3 सब्जेक्ट, ये सब चीज़ों को लेकर मात्र 1500, 1800, 2000 में दे रहे हैं ऑनलाइन। नीट का डाउट सेशन अलग से, संडे क्लास अलग से, ये सारा कुछ अलग से, हर एक सुविधा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका फीस तो महंगा है ना, जो अन्य लोग ले रहे हैं 2000 में, 1500 में, 1000 में। महंगा है कि नहीं महंगा, ईमानदारी से बोलिए। 38 टॉपिक का ये उचित फीस है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक तो आप 1 साल पहले, भर्ती के आने से 1 साल पहले प्रचार प्रसार शुरू कर देते हो, कोर्स बेचना शुरू कर देते हो, और तब तक बेचते हो। और उसकी वैलिडिटी कितनी रहती है पता है, कोई सा भी हो जो एप्लीकेशन पे पढ़ाता है, ऐप पे पढ़ाता है, 1 साल की वैलिडिटी रहती है, बस मात्र 1 साल का है। ये सिस्टमेटिक तरीका है, ठीक है। 1 साल आप पढ़ोगे, ठीक है, भर्ती नहीं आई है, आपकी वैलिडिटी खत्म, एक्सपायर, आपने नोट्स नहीं बनाया, दोबारा जब भर्ती आई फिर से आपको उन्हीं का बैच लेना पड़ेगा, उतने ही फीस में देकर।
फिर आपने ले लिया, आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, आप पढ़ते चले गए, 1 साल ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, वैलिडिटी ख़त्म, वैधता ख़त्म। अब आपका एग्ज़ाम डेट आ गया तो आप क्या करोगे? आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, मजबूरी में जाके आपको फिर से उन्हीं का कोर्स देना पड़ेगा। मतलब एक भर्ती के लिए आप 3-3 बार फीस देते हो कि नहीं देते हो? ईमानदारी से बोलिए। और यही सच्चाई है जो हर एक युवा हो चाहे जो है समझ नहीं पाता है ऑनलाइन बिजनेसमैन टीचरों को। मजाक बना के रखा है। और ये चीज़ अभी मेरा एम क्या है? मेरा एम यही है कि 200 रुपये में सिलेक्शन देना, मात्र 200 रुपये में सिलेक्शन देना। चाहता तो मैं 2 रुपये में भी कर सकता था, लेकिन नहीं, आपको भी लगे कि 200 रुपये दिया हूँ तो पढ़ूँ, मजबूरी में आके आप पढ़ने के लिए ये 200 रखा हूँ कि भैया 200 रुपये दीजिए, PDF लीजिए, क्लास लीजिए, टेस्ट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी गुस्सा आ जाती है फिर, लेकिन इंसान क्या ही कर सकता है। तो चिकित्सा अधिकारी का कार्य हमने देखा, ठीक है। अब देखेंगे हम PSC लेवल पे जो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग होते हैं, इनका काम क्या होता है। PSC लेवल पे जो पब्लिक हेल्थ नर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है। आपके भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए PSC पर तैनात पब्लिक हेल्थ नर्स का निम्नलिखित में से कार्य नहीं है। ऑप्शन दे देगा पहला, ठीक है। ध्यान में रखना है कि भैया जिला स्तर पे जो PSC पे मुख्य कार्य क्या रहते हैं। अब इन्हीं से ऑप्शन दे देगा कि समुदाय की स्वास्थ्य समस्या और सामाजिक आर्थिक स्थिति को पहचानना, स्वास्थ्य योजना को सही रूप देना, अन्य स्वास्थ्य सहायकों और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन ना करना। तो भैया मार्गदर्शन करना होता है, ना करना नहीं। तो यही करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न बना सकता है, किसी भी तरीके से एग्जामिनर को बनाना होगा। तो आपको बस थियरी पे फोकस करना है कि भैया जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पब्लिक हेल्थ नर्स रहती हैं, उनका मुख्य कार्य यही होता है कि स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक आर्थिक स्थिति को पहचानना, स्वास्थ्य योजना को सही रूप देना, मार्गदर्शन और निरीक्षण करना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, जैसे कि स्कूल हुआ, समुदाय हुआ या फिर अस्पताल में। खुद को एक स्वास्थ्य शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करना कि मुझे पता है, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे जानकारी है, मैं कंटेंट लिख सकता हूँ, मैं आप में वो चीज़ ला सकता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मैं तैयारी करवा सकता हूँ बढ़िया से। ये चीज़ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अब जो PSC पे तैनात रहते हैं हेल्थ असिस्टेंट, आपकी भर्ती परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए PSC पे तैनात एक हेल्थ असिस्टेंट का कार्य क्या रहता है, ठीक है, क्या रोल रहता है। तो आप बताएंगे हेल्थ असिस्टेंट के साथ टीम होती है, जो महिला हेल्थ असिस्टेंट, पुरुष हेल्थ असिस्टेंट और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता। इनके कार्य क्या रहते हैं, हर सप्ताह में क्या होते हैं। पहला पॉइंट, हर सप्ताह कुछ दिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ फील्ड में जाते हैं, उनके काम में आने वाली समस्याओं को सुनते हैं और हल करते हैं, उन्हें मार्गदर्शन और सहयोग देते हैं, सभी कार्यों की जिम्मेदारी और निगरानी करते हैं। क्लियर। ये सारे 4 पॉइंट में हमने बता दिया। अब मेनली हम देखेंगे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फंक्शन ऑफ या फिर रोल ऑफ FHW MHW। स्वास्थ्य कार्यकर्ता समुदाय के लिए एक मूलभूत एवं भरोसेमंद इकाई होते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो अपने समुदाय रहता है, समुदाय के लिए एक मूलभूत एवं भरोसेमंद इकाई होते हैं, समुदाय के बेहद ही करीब रहते हैं, जिसके कारण लोगों में उनका घनिष्ठ और आत्मीय संबंध बन जाता है। आपने देखा होगा, यहाँ तक जो आशाएं रहती हैं, ठीक है, जो आशा रहती हैं, आंगनवाड़ी के जो रहती हैं, ठीक है, आशा रहती है, आंगनवाड़ी रहती हैं, इनको लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, मैडम मैडम करके बोलते हैं, मैडम जी। क्यों? क्योंकि घनिष्ठ और आत्मीय संबंध रहते हैं, वो बेहद समुदाय के बेहद करीब रहते हैं, ठीक है। समुदाय की सारी योजनाएं उन तक बताती हैं हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। अब देखिए समुदाय के लोग इन पर भरोसा करते हैं और इन पर ट्रस्ट भी करते हैं। पहले क्या, स्टार्टिंग में जब हम बचपन में थे तो हमारे यहाँ जो आंगनवाड़ी थी, ठीक है, आंगनवाड़ी क्या करती थी, जो पैरासीटामॉल का टैबलेट उनको मिलता था वितरण करने के लिए, तो या फिर और कोई दवा, फाइलेरिया, ये सब चीज़ें तुरंत देती थी। तो हम लोग एक दवा नहीं, 3-4 दवा खुशी में खा लेते थे। अरे हमारी मतलब लगती थी, जो भाभी लगती थी, क्या भी हम लोग भाभी बोल के बुलाते थे, बोलते थे भाभी दे रही हैं दवा, भैया फ़ायदे करेगा, खा लेते थे। तो समुदाय के लोगों पर इन पर भरोसा करते हैं और अपनी बातें बिना किसी शर्म या हिचकिचाहट के साझा भी करते हैं। ये चीज़ रहता है, ठीक है। अब देखिए मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर क्या रहता है। योजना के अनुसार 5000 जनसंख्या पर एक पुरुष
एवं एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति होती है। वर्ष 2001 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 478 एएनएम एफएचडब्ल्यू प्रशिक्षण स्कूल संचालित हो रहे थे। ठीक है, 2001 के डाटा के अनुसार। अब देखिए इनका मुख्य लक्ष्य क्या रहता है, हर व्यक्ति, हर परिवार और पूरे समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति, ठीक है, बिना किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं किया, जाति नहीं देखना होता है, उम्र नहीं देखना होता है, रिश्तेदार नहीं देखना होता, किसी भी प्रकार का बिना भेदभाव किए जो रहता है समुदाय की बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनने की न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रहती है, न्यूनतम 45% अंक आवश्यक होता है। ठीक है, न्यूनतम 45% अंक आवश्यक होता है और डिप्लोमा रहता है इस महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, 15 माह का ट्रेनिंग आप या फिर डिप्लोमा बोल सकते हो। ठीक है, यह योग्यता हो गया जो आपके कभी कोई भर्ती परीक्षा में पूछ लिया जाता है, प्रश्न पूछा भी है। मैंने पिछले 10 साल का हर एक विभाग का पेपर देखा है और करवाया भी है, आप तक क्लास भी पहुंचाया है, उसकी बुक भी स्पेशल हमने लॉन्च की है वाईसीटी से। आप सब लोग लिए होंगे कि नहीं लिए होंगे वो हम नहीं जानते, मैं अपना जो है पब्लिकेशन या फिर अपनी लिखी किताबें आप तक हम प्रचार प्रसार भी नहीं करते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि सुरेश मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल पैसे कमा रहे हैं और हम क्या हैं, ज़्यादा चीज़ें आपको हम बताते भी नहीं अपने बारे में। देखिए ग्राम स्वास्थ्य, क्योंकि मुझे दिखावा पसंद नहीं है, अब मैं थंबनेल लगाऊं बढ़िया से। किसी एक आप में से ही किसी एक बहन ने कमेंट किया था कि सर मैं आपके यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल बनवाना चाहती हूँ, पैसे लगेंगे एक थंबनेल पे 10 रुपये। मैंने को बोला नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है यार, थंबनेल का मतलब क्या यार, जो चीज़ें हैं वही तो दिखाएं। अब ऐसा नहीं कि उसको मैं उसमें बहुत चमका धमका दूँ, ये कर दूँ और अंदर कुछ रहे ही ना रहे और उसका आउटपुट ना निकले, तो ऐसा नहीं है। ग्राम स्वास्थ्य गाइड एवं दाइयों का कार्य, देखिए ग्राम स्वास्थ्य गाइड या टीम का आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए विलेज हेल्थ गाइड या फिर दाई का कार्य क्या नहीं है या फिर कार्य है। तो ग्राम स्वास्थ्य गाइड का कार्य देखेंगे हम कि यह टीम का आंशिक सदस्य होता है और गांव की जनता में ही चुना जाता है। ठीक है, प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य गाइड नियुक्त होता है। अधिकतर महिला गाइड चुनी जाती हैं, आपने देखा होगा अधिकतर महिला गाइड चुनी जाती हैं ताकि वो समुदाय में उनकी स्वीकारता और पहुंच अधिक हो, इसलिए चुनी जाती है महिला को। ठीक है, ये आपातकालीन स्थिति में तुरंत और असरदार सेवाएं देती हैं, जैसे ही कोई इमरजेंसी आए तुरंत और असरदार सेवाएं देती हैं। जैसे कि हैं, अब रात को किसी भी घर में डिलीवरी होना है, दिक्कत हुआ, तुरंत गई, इनको बुलाई और तुरंत दिवा के अपने ब्लॉक में पहुँचाएँ, सीएचसी पे पहुँचाएँ, वहाँ पे दिखाया, तुरंत इमरजेंसी में तुरंत और असरदार सेवाएँ देती हैं। अब देखिए सभी रोगियों को उपकेंद्र या अस्पताल में रेफर करती हैं। इनका प्रशिक्षण क्या रहता है, 30 दिन या फिर 1 महीना, कुल 200 घंटे का ट्रेनिंग होता है इनका। ठीक है, अब प्रशिक्षण के पश्चात जो होता है दाई किट, प्राथमिक औषधियाँ और पट्टियाँ दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद दाई किट जिसको बोलते हैं, दाई किट में वही प्राथमिक औषधियाँ जैसे पैरासीटामॉल, पेन किलर, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ड्रेसिंग की चीज़ें सामग्री हो गया, ये सारा कुछ दिया जाता है। अब देखिए जो दाइयाँ रहती हैं इनका प्रशिक्षण और कार्य, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं सहायक के सहयोग में दाइयों को प्रशिक्षण दिया जाता है। किसके सहयोग में, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं सहायक के सहयोग से। ठीक है, ध्यान देना है, एएनएम के सहयोग से ही दाइयों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अप्रशिक्षित दाइयों के कारण मातृ एवं मृत्यु दर अधिक होती है। अप्रशिक्षित दाइयों के कारण मातृ एवं शिशु मृत्यु दर अधिक होती है। प्रशिक्षित दाइयाँ सुरक्षित प्रसव करती हैं और परिवार नियोजन को प्रचार करती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य एवं जिम्मेदारियाँ। ठीक है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य एवं जिम्मेदारियाँ क्या होता है, सब सेंटर मैनेजमेंट। पहला पॉइंट ध्यान देना है, आपके भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्न बना है, कई बार बना है। ठीक है, निम्नलिखित में से बताइए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। निम्नलिखित में से बताइए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर निम्नलिखित में से बताइए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की कौन सी जिम्मेदारी नहीं होती है। ऐसे करके प्रश्न बना है। ठीक है, तो आपको ये सारा कुछ ध्यान में रखना है। पहले पॉइंट में ध्यान में रखना है कि उपकेंद्र का प्रबंधन, मैनेजमेंट करना। ठीक है, उपकेंद्र का मैनेजमेंट करना। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, पंजीकरण एवं रिकॉर्ड रखना। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, ये सारे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पोषण संबंधी कार्य करना। चौथा पॉइंट क्या हो गया, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल करना। पांचवा पॉइंट क्या हो गया, बच्चों की देखभाल करना। ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के, तो इस चीज़ को देख लीजिए भैया। अब और दूसरों को बताइए हम क्या चीज़ हैं,
एएनएम है तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारी रहती है। तो हम एक एक करके हर एक पॉइंट में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि भैया सब सेंटर का मैनेजमेंट क्या कर, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या देखेंगे, सब सेंटर मैनेजमेंट देखेंगे कि उपकेंद्र की स्वच्छता बनाए रखना, ठीक है, उपकरण या फिर दवाइयाँ सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना, दाइयों को प्रशिक्षण देना हुआ, परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए प्रेरित करना। जब सब सेंटर पे आप ड्यूटी करने जा रहे हो, ठीक ठाक सब सेंटर आपका बना है, तो आप लॉक करके उसकी चाबी ताला उसमें मार के, ठीक है, ड्यूटी खत्म होने के दौरान आप उसमें लॉक करके चाबी आप अपने खुद पास रखेंगे। ऐसे जगह नहीं रखेंगे कि उसमें कोई जाके कुछ मिसयूज करे चीज़ों को, नहीं। तो ये भी जिम्मेदारी होती है। वही चीज़ है ना, उपकेंद्र की स्वच्छता, उसमें ज़्यादा गंदगी है तो लेटर लिख के ऊपर उसको साफ़ सफाई करवाना। उसमें विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ नहीं है तो दवाइयों को सुनिश्चित करने के लिए लेटर लिख के हर एक चीज़ करना, बताना, ठीक है, उनसे संबंधित कर्मचारियों को बताना, ठीक है, जिस विभाग से हैं। तो दाइयों को प्रशिक्षण देना व परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए प्रेरित करना, ये भी होता है, ठीक है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ध्यान में रखना है। जो प्रसूतित टीकाकरण, खून की जांच, प्राथमिक उपचार, ये सभी देना होता है। सभी रजिस्टर जैसे कि टीकाकरण, सर्वे रिपोर्ट, रेफरल बनाए रखना, ठीक है, रेफरल ना। अब देखिए पंजीकरण रिकॉर्ड रखना, ये भी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्षेत्र की प्रत्येक गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन कराना। 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को योग्य दंपत्ति गर्भ निरोधक उपयोगकर्ताओं का रिकॉर्ड रखना, ठीक है। परिवार नियोजन, केस रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, स्टाफ रजिस्टर बनाए रखना। पोषण संबंधी कार्य भी रहता है, क्या, जैसे कोई कुपोषित बच्चा है तो उसकी पहचान करना और इलाज करना। गर्भवती इलाज करना नहीं, मतलब इलाज के लिए चीज़ें करना, लेके जाना सीएचसी पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखवाना, ये चीज़ होता है। खुद एएनएम नहीं इलाज करती हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। गर्भवती प्रसूता बच्चों को आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां देना, ये तो है ही भैया। और उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, 1 से लेके 5 वर्ष के बच्चों के लिए पोषक आहार की जानकारी देना, ठीक है। ये सभी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। प्रजनन प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल, आरसीएच केयर। आरसीएच केयर में क्या करेंगी, आरसीएच के केयर में क्या करेंगी, गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल, कम से कम 3 बार जांच के लिए बताना प्रसव से पहले, अनचाहे गर्भ से बचाव, गर्भ समापन की सलाह व सेवाएं, ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की। स्वच्छ प्रसव की 5 बातें सिखाना, ठीक है। टीटी का टीकाकरण करवाना, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, ठीक है। अब बच्चों की देखभाल में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नवजात की देखभाल, स्नान, स्तनपान, साफ सफाई, 12 माह की उम्र से पहले सभी टीके लग जाना चाहिए। ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की। अब आपकी भर्ती परीक्षा में कैसे भी करके ऑप्शन बना देगा घुमा फिरा के, लेकिन आप थियरी पढ़ के जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो आसानी से प्रश्न करके चले जाएंगे। विटामिन ए सिरप पिलाना, ठीक है, ये सभी कार्य हो गए। एनीमिया से बचाव और उपचार, जानलेवा बीमारियों से बचाव, टीबी हुआ, डिप्टीरिया हुआ, पिट्यूस हुआ, टिटनेस हुआ, पोलियो हुआ, मीजल्स हुआ, ये सारे। नेक्स्ट देखिए समुदाय की देखभाल के केयर ऑफ कम्युनिटी, महिला व पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीम वर्क के साथ कार्य करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए उच्च अधिकारियों से तालमेल, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, दाइयों से समन्वय बनाना, ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार किसका, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का। परिवार कल्याण प्रोग्रामों को सफल बनाना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में पूर्ण सहयोग देना, समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ दिलवाना, ठीक है। अब हम देखेंगे व्यवहार परिवर्तनकारी संचार में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या भूमिका एवं उत्तरदायित्व होता है। आपके भर्ती परीक्षा में प्रश्न बना है और बनेगा कि बताइए संचार में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है, निम्नलिखित में से बताइए संचार में। फिर ऐसे दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा है जो संचार में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभाती है। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहले आप जानेंगे कि बीसीसी क्या है, बीसीसी का पूरा नाम क्या है। तो बीसीसी का पूरा नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बीसीसी का पूरा नाम क्या हो गया, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, यानी व्यवहार परिवर्तनकारी संचार। इसका उद्देश्य होता है लोगों को आश्वस्त कर व्यवहार को पहचानना, समझाना, उसमें सकारात्मक बदलाव लाना, ये चीज़ें हो गया, ठीक है। आपके भर्ती परीक्षा में अगर पूछ लिया जाएगा बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है तो आप बता पाएंगे बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन।
यह संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति, परिवार और समुदाय को स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देकर स्वस्थ व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगर पूछ लिया जाएगा आपके भर्ती परीक्षा में कि बताइए बीसीसी संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है, निम्नलिखित में से बताइए बीसी संचार की कौन सी प्रक्रिया है, तो आपको बताना है यह व्यक्ति, परिवार और समुदाय को स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देकर स्वस्थ व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसमें क्या भूमिका निभाती हैं बीसीसी में एएनएम, क्या भूमिका निभाती हैं, ठीक है, इनकी क्या जिम्मेदारी होती है, इनका क्या रोल होता है, इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है बीसीसी में। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि एएनएम सीधे समुदाय से संपर्क में रहती हैं। हाँ जी बिल्कुल, समुदाय से सीधे संपर्क में रहती हैं। वह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की फ्रंट लाइन वर्कर होती हैं। ध्यान देना है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की फ्रंट लाइन वर्कर होती हैं। इसलिए बीसीसी के जरिए व्यवहार परिवर्तन लाने में एएनएम की भूमिका बेहद अहम होती है। व्यवहार परिवर्तन में मतलब क्या, अभी भी अपने गांव में ही देख लीजिएगा, ऐसे इंसान ज़रूर मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि हमारे समुदाय में जो हमारे सीएससी है, जो हमारा पीएससी है, इनमें जो सुविधाएं दिया जाती हैं बेकार रहती हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, झूठा ही ये करते हैं, झूठा ही वो देते हैं, झूठा ही ये खाते हैं, अरे मत खाओ पोलिक एसिड, मत खाओ कैल्शियम, बेकार होता है, कोई काम नहीं करता है। तो इन्हीं के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए ही एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभाती हैं। बीसीसी उनका बताती हैं बीसीसी के जरिए कि देखो भैया क्या चीज़ें उनके व्यवहार में चेंजेस लाती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? उम्मीद करते हैं आप चीज़ें अब समझ गए होंगे। तो देखिए पूरा यहाँ पे एएनएम की भूमिका एवं उत्तरदायित्व बीसीसी डिटेल एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। अब आप अच्छे से समझ लेना। ऊपर हमने थोड़ा सा बताया, यहाँ पे देखिए पहला स्वास्थ्य व्यवहार में बाधाओं की खोज करना, पता लगाना जैसे कि वो इंसान कैल्शियम अपने औरत को नहीं खाने दे रहा है, ठीक है, बोल रहा है कि जो पीएससी या फिर सीएससी से जो या फिर एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता दे रही हैं फोलिक एसिड, आयरन की गोली या फिर कैल्शियम की गोली, ये ख़राब होती हैं, ये काम नहीं करती हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले पता लगाएंगे कि इसके साथ क्या हुआ था जो इतनी ये नफ़रत कर रहा है भैया इस चीज़ से, हमारी सुविधाओं से, तो उसका पता लगाएंगे। ठीक है, बाधाओं को खोजना, क्या बाधा थी, क्या बाधा आई थी, तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो एएनएम यह पता लगाती हैं कि लोग क्यों अस्वस्थकर व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कि अंधविश्वास, मैंने बोला ना, शिक्षा की कमी, संसाधनों की उपलब्धता आदि। अंधविश्वास ही है ना कि नहीं करना है, नहीं खाना है, नहीं आपकी बात सुनना है, तो वो सारी चीज़ें, शिक्षा या तो फिर उसको जानकारी नहीं है, एजुकेशन की कमी है। अगर एजुकेशन की कमी है तो आप अच्छे से उसको प्रैक्टिकली तरीके से हर एक चीज़ बैठा के समझाएं, 2 घंटे देख लीजिए अच्छे से। अगर आप समझा देंगे तो बोलेगा कि नहीं बहुत बढ़िया चीज़ आपने बताई। तो इन सभी बाधाओं की खोज करना, उनका पता लगाना, और वह इन समस्याओं को पहचान कर रिपोर्ट करती है, फिर अपने सीएससी पीएससी पे जाकर संबंधित अधिकारी को चीज़ें बताती हैं कि देखिए भैया जो भी सुविधाएं हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो इसीलिए नहीं, यही मेन रीज़न है जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब बीसीसी विषयों का चयन करने में मदद करना। नेक्स्ट दूसरा काम क्या हो गया इसमें, दूसरा पॉइंट में आप देखेंगे बीसीसी विषयों का चयन करने में मदद करना। एएनएम यह निर्णय लेने में सहायक करती हैं कि किस स्वास्थ्य विषय पर बीसीसी चलाया जाए, जैसे कि परिवार नियोजन हुआ, टीकाकरण हुआ, प्रसव पूर्व देखभाल, सफाई आदि। ठीक है, ये भी दूसरा पॉइंट हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी देखिए ऊपर आप क्या हम पढ़ रहे हैं, एएनएम की भूमिका एवं उत्तरदायित्व बीसीसी में। पहला पॉइंट हमने देखा कि स्वास्थ्य व्यवहार में बाधाओं की खोज करना। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं बीसीसी विषयों का चयन करने में मदद करना। ये सारे भूमिका और उत्तरदायित्व हैं बीसीसी में एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता की। ठीक है, और तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे श्रोताओं और सहयोगियों की पहचान करना। एएनएम यह तय करती हैं कि किसे जानकारी दी जाए, गर्भवती महिला को, किशोरियों को, बुजुर्ग को या फिर पुरुष को। साथ ही जो सहयोगी रहते हैं उन्हें भी यह तय करती हैं, जैसे कि आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी वर्कर, ग्राम प्रधान आदि। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए श्रोताओं की आदतों और विश्वासों को समझाना। जो श्रोता रहती हैं उनकी आदतों और विश्वासों को समझना। एएनएम यह अध्ययन करती है कि लोग किस माध्यम से जानकारी लेना पसंद करते हैं। अब कोई भी चीज़ है
अब उनको बताना चाहते हो तो आपको यह पता करना पड़ेगा ना भैया, कौन सी किसके माध्यम से इन तक जानकारी पहुंचाऊं ताकि ये पसंद करें। पोस्ट जैसे कि पोस्टर हुआ, समूह बैठक हुआ, या फिर वीडियो के माध्यम से, या फिर स्थानीय भाषा में नारा या गीत के माध्यम से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गया। अब पांचवें पॉइंट में हो गया एएनएम के स्मार्ट उद्देश्य बनाना। स्मार्ट का मतलब क्या भैया? एस मतलब स्पेसिफिक हो गया, एम मतलब मेजर हो गया, ए मतलब अचीव हो गया, आर मतलब जो रियल में चीज़ें हो गई वो, और टी मतलब हुआ टाइम बाउंड। तो ये सारा हो गया स्मार्ट का, आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। चलिए, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझे कि जैसे कि स्मार्ट क्यों, मतलब जैसे कि अगले 3 महीनों में हमको 100 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण पूरा करना है, तो ये स्मार्ट वाली स्ट्रेटजी हम लागू करेंगे। ठीक है, अब देखिए छठे पॉइंट में हो गया गतिविधियों। छठे पॉइंट में हो गया गतिविधियों का ढांचा तैयार करना। एएनएम यह तय करती हैं कि किस दिन क्या किया जाए, जैसे कि स्वास्थ्य शिविर कब किया जाए, घर घर संपर्क कब किया जाए, ग्राम सभा कब किया जाए, वह कार्यक्रम यह एएनएम यह कार्यक्रम की योजना बनाती है। ठीक है, तो देखिए सातवें पॉइंट में क्या हो गया? सातवें पॉइंट में हो गया कि संचार सामग्री निर्माण में सहयोग देना, जैसे कि पोस्टर, बैनर, पर्चे, ऑडियो विजुअल सामग्री बनवाने में सुझाव देती हैं कि किस तरीके से जो पोस्टर आप बना रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, मतलब किस तरीके से होना चाहिए, कितना अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या लिखा रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें हो गया। वह बताती हैं कि किस भाषा में किस चित्र या उदाहरण के साथ सामग्री बनानी चाहिए। पोस्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो संचार सामग्री निर्माण में भी सहयोग करती हैं एएनएम। अब देखिए संदेश, जो भी संदेश के प्रभाव हैं इनका मूल्यांकन करना। एएनएम देखती हैं कि क्या लोग का व्यवहार सच में बदल रहा है। उदाहरण के समय रूप में, जैसे कि पहले जो महिलाएं प्रसव के लिए अस्पताल नहीं जाती थी, अब क्या जाने लगी हैं। जो हमने बीसीसी चलाया है, बीसीसी के अंतर्गत जो चीज़ें हमने किया है, तो अब हम देखते हैं कि भैया जो हमने पोस्टर के माध्यम से जगह जगह पे पोस्टर लगवाया, ये सब करवाया, तो ये भी देखती हैं जो संदेश दिया तो क्या इसका मूल्यांकन करती हैं, क्या इसका प्रभाव हो रहा है, असरदार हो रहा है। उदाहरण के रूप में, पहले जो महिला प्रसव के लिए अस्पताल नहीं जाती थी, क्या अब वो जाने लगी। पब्लिक की मम्मी पहले नहीं जाती थी, क्या अब वो समझ गई हैं कि हमारे लिए ही ये काम हो रहा है। अब पब्लिक की अम्मी जाने लगी कि नहीं जाने लगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, ये सभी चीज़ों को देखना। ठीक है, श्रोताओं को सुझाव अधिकारियों तक पहुंचाना। एएनएम का अगला क्या हो गया उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियाँ, कि एएनएम क्षेत्र में मिली प्रतिक्रिया और सुझावों को रिपोर्ट के माध्यम से उच्च अधिकारियों को भेजते हैं। अब जैसे ही हमको पता चलेगा जो हमने ये चीज़ें किया, बीसीसी चलाया, इस पर क्या असर हुआ, लोगों के व्यवहार में क्या बदलाव आया, ये सब कुछ रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को भेजना। बताना कि हाँ, पहले बबली की मम्मी पहले बार गर्भवती हुई थी, पहला बच्चा हुआ था तो नहीं गई जा रही थी, इस बार जा रही हैं, हमने मेहनत किया, हमने काम किया, उनको समझाया। अब बबली की अम्मी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाके टीकाकरण करवा रही हैं, अच्छे से दवा ले रही हैं, अपनी जांच करवा रही हैं, फोलिक एसिड आयरन की गोलियाँ खा रही हैं। तो ये चीज़ हो गया श्रोताओं के सुझाव और अधिकारियों तक पहुँचाना, ये भी काम हो गया। 10वें पॉइंट में है संचार के माध्यमों की उपयोगिता को समझना। एएनएम यह तय करती है कि किस परिस्थिति में कौन सा माध्यम प्रभावी रहेगा। सामूहिक बैठक, रेडियो, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, मोबाइल मैसेज से, ठीक है, किस माध्यम से यह तय करती है एएनएम ही। अब देखिए कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग में भाग लेना। एएनएम को हर गतिविधि पर निगरानी रखती हैं, कितने लोग आए, कितने ने व्यवहार में बदलाव किया, क्या नई चुनौतियाँ सामने आई, ये सारा कुछ मॉनिटरिंग में भाग लेती हैं। ठीक है, कार्यक्रम के मॉनिटरिंग में भाग लेती हैं एएनएम। 12 नंबर पे व्यवहार में परिवर्तन को स्थायी बनाना। केवल जानकारी देना ही नहीं, एएनएम यह भी सुनिश्चित करती है कि नया व्यवहार स्थायी रूप से अपनाया जाए, जैसे कि नियमित हाथ धोना, प्रसव संस्थान में कराना, नियमित टीकाकरण आदि, ये सारी चीज़ें हो गई। तो कुल मिलाकर हमने 12 पॉइंट देखा। ठीक है, 12 पॉइंट क्या देखा हमने? 12 पॉइंट सर ये देखा एएनएम की भूमिका एवं उत्तरदायित्व बीसीसी में। ठीक है, डिटेल में हमने देखा। ठीक है, पूरा 12 पॉइंट है। पहला पॉइंट हमने ये समझा, स्वास्थ्य व्यवहार में बाधाओं की खोज करना, ठीक है, किस तरीके से करती हैं। दूसरा पॉइंट हमने देखा बीसीसी विषयों को चयन करने में मदद करना। तीसरा पॉइंट में हमने देखा श्रोताओं और सहयोगों की पहचान करना। और चौथे पॉइंट में हमने देखा श्रोताओं की आदतों और विश्वास को समझना। और
5वें पॉइंट में हमने देखा कि परिवर्तन के स्मार्ट उद्देश्य बनाना। और 6ठे पॉइंट में हमने देखा गतिविधियों का ढांचा तैयार करना। 7वें पॉइंट में हमने देखा संचार सामग्री निर्माण में सहयोग देना। 8वें पॉइंट में हमने देखा संदेशों को प्रभावों का मूल्यांकन करना। 9वें पॉइंट में हमने देखा श्रोताओं के सुझाव अधिकारियों तक पहुंचाना। तो 10वें पॉइंट में हमने देखा संचार के माध्यम की उपयोगिता को समझाना। और हमने यहाँ पे 10वां पॉइंट, ठीक है, ये 11 पॉइंट में हमने देखा कार्यक्रम की मॉनिटरिंग में भाग लेना। तो 12 पॉइंट में हमने देखा व्यवहार परिवर्तन को स्थायी बनाना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, कुल 12 पॉइंट हो गया भैया। क्या 12 पॉइंट में हमने क्या देखा, यही देखा कि एएनएम की भूमिका क्या रहती है, एएनएम की क्या उत्तरदायित्व बनता है बीसीसी में। ठीक है, सब कुछ डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन जो हमने बीसीसी के बारे में पढ़ा। एएनएम केवल एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं बल्कि वह समुदाय की मार्गदर्शक, शिक्षिका और प्रेरक होती हैं। इसीलिए तो इतना एएनएम के प्रति हम समर्पित रहते हैं भैया। लेकिन अब ठीक है, आप लोग उस चीज़ को ना समझे वो अलग की बात है। बीसीसी में उसकी भूमिका विश्लेषणात्मक शोधकर्ता के रूप में मानी जाती है, जो समुदाय की मानसिकता, आदत और व्यवहार को समझती हैं और उसे धीरे धीरे स्वास्थ्य के जीवन शैली की ओर ले जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आ गया आपका दूसरा पॉइंट, जो परामर्श रहती हैं। ठीक है, रोल ऑफ काउंसलर रहते हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है। रोल ऑफ काउंसलर हम देखेंगे। ठीक है, रोल ऑफ काउंसलर, आप देखिए वीडियो लंबा हो सकता है, 1.5 घंटा का हो सकता है, 2 घंटा का हो सकता है, लेकिन आप पूरा अच्छे से देखेंगे ईमानदारी के साथ। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कस आज कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको शायद समझा पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है। बाकी आपको क्या लग रहा है वो आप कमेंट में बता ही देंगे मुझे। ठीक है, देखिए भूमिका की पृष्ठभूमि पहले हम देखेंगे। काउंसलर की भूमिका की जो पृष्ठभूमि रहती है, जैसे कि भैया आज के तेज़ी से बदलते सामाजिक, मानसिक एवं तकनीकी परिवेश में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जटिल होती जा रही है और इसी जटिल को आसान बनाने के लिए काउंसलर बनाया गया। और क्या इनका रोल रहता है, ठीक है, क्या रोल रहता है, उसी रोल को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये काउंसलर बनाया गया। ठीक है, उनका क्या रोल रहता है, जैसे हम सभी को पता है भाई कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं ये जटिल होती जा रही हैं। अब इसी को आसान बनाने के लिए हम काउंसलर बनाएं। काउंसलर का क्या रोल रहता है वही हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलिए, ऐसे समय में एक काउंसलर की अत्यंत भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है ये जटिल हो जा रही है, इसको आसान बनाने के लिए ऐसे समय में एक काउंसलर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। विशेषकर स्वास्थ्य सेवा में परामर्श एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को जानकारी, समझ और मार्गदर्शन प्रदान करता है ताकि सही निर्णय लेकर व्यवहार परिवर्तन ला सके। ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब डिटेल में, ये तो हमने पृष्ठभूमि देखा, मोटा मोटा चीज़ें हमने देखा, अब हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, डिटेल में यहाँ पे देखिए, जो काउंसलर के रूप में एएनएम है तो आपका क्या भूमिका, एज अ काउंसलर आपकी क्या भूमिका रहेगी, एएनएम की क्या भूमिका रहेगी। ठीक है, इस चीज़ को आप देखेंगे। एएनएम या फिर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता समुदाय में एक प्रभावशाली परामर्शदाता के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, वह रोगी, परिवार और समुदाय के समस्याओं का हल खोजने, जानकारी समझने और निर्णय लेने में सहायता करती हैं, न कि कोई निर्णय उन पर थोपती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब डिटेल में हम देखेंगे पहले रोल ऑफ काउंसलर के बारे में, फिर एज एएनएम क्या रोल रहता है काउंसलर के रूप में वो हम देखेंगे। ठीक है, पहले हम देखिए यहाँ पे पहले पॉइंट में देखेंगे रोल ऑफ काउंसलर के। पहला पॉइंट ये हो गया, आपकी भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से बताइए क्या रोल है काउंसलर का, निम्नलिखित में से बताइए क्या रोल नहीं है काउंसलर का। 4 ऑप्शन दे देगा और उसी में से छांटना होता है। तो डिटेल में आप थियरी पढ़े रहेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। बहुत भर्ती परीक्षा में बना है और ये चीज़ होना चाहिए, आपका फेवरेट होना चाहिए। आप जहाँ भी बैठें तो उनको बता भी सकें, ठीक है, कि हमारा ये रोल है, एएनएम हम ऐसे नहीं बने हैं। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आम लोगों को जो आपको हल्के में लेते हैं, ठीक, उनको समझा पाएँ आप। तो स्वयं को जांचने में सहायता करना, परामर्शदाता व्यक्ति को उसकी योग्यता, क्षमता, रुचियां और सीमाएं पहचानने में सहायता करता है। उदाहरण के रूप में, जैसे कोई महिला यदि परिवार नियोजन की योजना बना रही
हो तो उसे उसकी शारीरिक स्थिति, उम्र और ज़रूरत के अनुसार विकल्प समझाए जाते हैं। ये चीज़ होता है, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट में काउंसलर का रोल, सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या देखेंगे, निर्णय लेने में सहयोग देना। जो काउंसलर है वो सही, सटीक और संतुलित जानकारी देकर जो भी उपभोक्ता मतलब कस्टमर हैं उनके निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाता है। वो अपनी सलाह को जबरन नहीं थोपता है बल्कि प्रश्न पूछकर समझाने की शैली अपनाता है। वैसे आप किसी को परामर्श दे रहे हो, काउंसलर हो, आप ठीक है समझा रहे हो, तो आप इतना सही और सटीक और संतुलित जानकारी उसके बारे में बताएंगे ताकि जो इंसान लेने वाला है सुविधा वो डिसाइड कर पाए कि नहीं मुझे जैसे आप ऐसे सपोज दैट आप एक पेशेंट को समझा रहे हो, ठीक है, समझा रहे हो कि भैया देखिए तुम्हें टाइफाइड हुआ है, ठीक है, इसका मतलब बुखार हुआ है। अब वो नॉर्मली नहीं सोच रहा है कि बस 2-3 दिन में सही हो जाएगा। एज अ काउंसलर आपको भेज दिया जाता है उसको समझाने के लिए, परामर्श देने के लिए, तो आप उसको कैसे समझा पाते हैं, कितना सही और सटीक जानकारी दे पाते हैं कि भैया ये देखिए बुखार है, इसको हल्के में ना लो, पहले इसकी जाँच करवाओ, ये टाइफाइड है कि डेंगू है। अगर टाइफाइड है तो घबराने की बात नहीं है, डेंगू है तो इसमें प्लेटलेट बहुत तेज़ी से टूटेगा, जान भी जा सकती है, लापरवाही करोगे, सही समय पे ये नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर उसके डिसीजन आप उसको प्रेरित नहीं करेंगे निर्णय लेने में, वो खुद फिर आपकी कितना सही जानकारी और अच्छी जानकारी आपने दिया जिससे वो डिसीजन ले पाए, निर्णय ले पाए कि मुझे जांच करवाना है कि नहीं इस हॉस्पिटल, सामुदायिक हॉस्पिटल में या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, या फिर मुझे कहीं और जाना है, या फिर मुझे करना ही नहीं है इलाज, ये चीज़ करवाना ही नहीं है। तो ये चीज़ होता है परामर्श, यही मतलब यही चीज़ होती है उसकी, यही चीज़ें रहता है कि निर्णय लेने में सहयोग देना, मरीज को निर्णय वो ले पाए, समझा आप उसको, जैसे मरीज उसको निर्णय लेने में सहयोग करना, उसको मोटिवेट करना, उसको क्या करना उसमें बताना हर एक चीज़। तो सही और सटीक संतुलित जानकारी देकर उपभोक्ता को निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाता है काउंसलर, ठीक है। ये हो गया काउंसलर का काम। और वह अपनी सलाह को कभी जबरन नहीं थोपता कि बल्कि प्रश्न पूछकर समझाने की शैली अपनाता है। उनसे प्रश्न पूछा कि क्या दिक्कत है, क्यों नहीं करवा रहे हो इलाज, क्या समस्या आ रही है, पूछा, फिर वो बताया, फिर उसको समझाया। ये चीज़ होता है काउंसलर। अब देखिए व्यवहार परिवर्तन में सहायता करना, व्यवहार परिवर्तन में भी सहायता करता है काउंसलर। आप काउंसलर हो, आपको बता दिया जाता है आप काउंसलर हो, तो व्यवहार मतलब क्या, अभी ऊपर हम पढ़ के आए ना बीसीसी के बारे में कि भैया लोगों को आत्मविश्वास, जो अंधविश्वास है, शिक्षा की कमी है कि नहीं हमारे पीएचसी पे सही इलाज नहीं होता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सही इलाज नहीं होता है, इससे अच्छा हम वहाँ ना जाएं, अपने घर पे ही कर लेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्हीं के व्यवहार में परिवर्तन करने में भी मदद करता है काउंसलर, ठीक है। तो जो काउंसलर रहता है, काउंसलर का कार्य वह व्यक्ति को खुद समझाकर पॉजिटिव व्यवहार में बदलाव लाने की प्रक्रिया में मदद करता है। यह बदलाव लंबे समय तक प्रभावी और स्थायी हो, ठीक है। ये नहीं कि आज मोटिवेट हो गए, आज हमें लगा कि नहीं हमारा बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा इलाज हो गया, होता है, ठीक है। कोई भी समस्या होगा हम अपने एएनएम के पास जाएंगे, हम अपने सीएससी पे जाएंगे, हम अपने पीएचसी पे जाएंगे, लेकिन 2 दिन बाद फिर हम भूल जाएंगे, अरे हमको फिर लगा नहीं। ऐसा आप बताओ कि लंबे समय तक वो प्रभावी और स्थायी रहे। और चौथा पॉइंट क्या हो गया, पूर्ण और निष्पक्ष जानकारी देना। बिल्कुल अपने फ़ायदा नहीं देखना है, पूर्ण तरीके से निष्पक्ष जानकारी देना होता है, इसका भी जिम्मेदारी होता है, रोल भी रहता है जो काउंसलर रहता है, ठीक है। जैसे कि काउंसलर का कर्तव्य होता है कि वह सही जानकारी दे, सभी विकल्पों के फ़ायदे और नुकसान भी समझाए, जो फ़ायदा है जो नुकसान है सब कुछ बताए, ठीक है। व्यक्तियों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दे कि स्वतंत्र रहे, आप स्वतंत्र हो, ठीक है। मेरा काम है बताना, मैंने आपको परामर्श दिया है, मैंने आपको सब कुछ किया है, अब आपको डिसीजन लेना है, करना है कि नहीं करना है। जैसे परिवार नियोजन के सभी विधियों के बारे में निष्पक्ष जानकारी देना, परिवार नियोजन की सभी विधि, कौन कौन सी विधि है, ये सब कुछ बताना, निष्पक्ष होकर जानकारी देना, ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में। ये हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैं दे रहा हूँ हर एक पॉइंट में, देखिए जैसे जैसे एग्जाम्पल के रूप में, तो ये आपकी किताब में भी चीज़ें नहीं लिखी हैं और ना ही कोई टीचर आज तक पढ़ाया होगा इस तरीके से जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ। रोल, एएनएम का रोल, ठीक है, काउंसलर का रोल। अब देखिए जो भी काउंसलर रहता है किन किन उपायों से कार्य करता है। पहला ये भी ध्यान में रखना कि भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित में बताइए किन जो काउंसलर रहता है कौन कौन सा उपाय का इस्तेमाल करता है, ठीक है, कौन कौन सा उपाय का इस्तेमाल करता है। तो पहला आपको ध्यान में रखना है
परामर्श के लिए कौन कौन से उपाय का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे प्रश्न पूछेगा। निम्नलिखित में से बताइए परामर्श के लिए कौन कौन से उपाय का इस्तेमाल किया जाता है। पहला होगा प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त करना, सुझाव देना, ये सारे ऑप्शंस हैं। अब आपको सही ऑप्शन वहाँ पे चुनना होगा, ठीक है। आपको पता रहेगा तभी तो आप सही ऑप्शन कर पाओगे, अदरवाइज फिर क्या ही आप कर पाएंगे। देखिए, जो भी काउंसलर रहता है सबसे पहले व्यक्ति से उसके विचार, परिस्थिति और ज़रूरत को जानने के लिए प्रश्न पूछता है, सुझाव देता है, ठीक है। सुझाव में क्या, वह सुझाव देता है लेकिन किसी भी निर्णय को थोपता नहीं कि जबरन नहीं तुमको करना है तो करना है, ये चीज़ नहीं बोलता है, ठीक है। सुझाव देने का काम रहता है परामर्श का, ठीक है। अंतिम निर्णय उपभोक्ता मतलब जो लेने वाला है कस्टमर, उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है कि लेगा कि नहीं लेगा, वो करेगा कि नहीं करेगा। अब तीसरा पॉइंट क्या हो गया, तीसरे पॉइंट में देखेंगे जानकारी को एकत्र करना और पहुंचाना। जो भी काउंसलर रहता है विभिन्न स्रोतों जैसे कि मेडिकल गाइडलाइन रहती हैं, सरकारी योजनाएं रहती हैं, इन रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी को उपभोक्ता तक सरल भाषा में पहुंचाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और चौथा पॉइंट में देखेंगे मानव व्यवहार और सामाजिक परिवेश का विश्लेषण। जो भी काउंसलर रहता है व्यक्ति के व्यक्तिगत, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक संदर्भों को समझता है और इससे वह व्यक्ति के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझकर मार्गदर्शन दे सकता है। ये चीज़ रहता है चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट क्या हो गया, पांचवा पॉइंट हो गया कि प्रामाणिक तथ्यों का उपयोग। जो भी काउंसलर रहता है जो भी जानकारी दे वह वैज्ञानिक और प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने मनगढ़ंत कहानी बना लिया, ठीक है, और बता दिया, नहीं। जो रहना चाहिए भैया वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और स्रोत पर आधारित होना चाहिए। ये चीज़ हो गया छठा। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो भी मल्टीपल रोल रहते हैं काउंसलर की, वो जो भी काउंसलर रहते हैं इनकी विभिन्न प्रकार की भूमिका है, विविध प्रकार की भूमिका। पहला तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, एक अच्छा काउंसलर केवल मार्गदर्शक नहीं होता है बल्कि वह निम्नलिखित भूमिका भी निभाता है। भूमिका का विवरण पहला यहाँ पे प्रश्न करता रहता है, ठीक है। प्रश्न पूछना चाहिए, ये नहीं कि उनका ही सुने, मतलब कि वो जो बोल रहा है सुने, भैया प्रश्न भी पूछना, खुद बोले प्रश्न पूछे। व्यक्ति की स्थिति जानने के लिए उचित प्रश्न पूछता है और जो भी सूचना रहता है उसको स्टोर अपने नोट डाउन करता है, ठीक है। संग्रह करता मतलब नोट डाउन करता है, जो भी वहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है सामने वाले से, जो प्रश्न के उत्तर के रूप में वो जवाब दे रहा है, उसके सारे सूचना को एक पेन पे नोट डाउन करना, विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करना, ठीक है। अब देखिए, संचारकर्ता बढ़िया प्रकार से कम्युनिकेटर रहना चाहिए, जटिल जानकारियों को सरल भाषा में समझा सकता है, ठीक है। जो भी जटिल, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी पूरी थियरी को सरल और आसान भाषा में, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपका एग्ज़ाम अच्छा से पास हो जाओ, ईजी ये चीज़ रहता है, ये क्वालिटी रहती है, ये भी भूमिका रहती है एक काउंसलर की। अब विश्लेषक व्यक्ति के व्यवहार, परिस्थिति और ज़रूरत का विश्लेषण करता है। तो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे कि भैया जो काउंसलर रहता है इनका कार्य केवल सुझाव देना नहीं बल्कि व्यक्ति को सक्षम बनाना होता है ताकि वह अपने जीवन से जुड़े निर्णय, सही जानकारी, आत्म विश्लेषण और समझदारी से स्वयं ले सके। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनम जब इस भूमिका को अपनाती हैं तब वह केवल स्वास्थ्य सेवा प्रदाता नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, स्थायी और सामाजिक परिवर्तन की उत्प्रेरक बन जाती हैं। सोच लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब जो एएनएम रहती हैं एक काउंसलर के रूप में क्या भूमिका अपना निभाती हैं, क्या भूमिका इनका रहता है या फिर क्या उत्तरदायित्व रहता है इनका। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एएनएम एज अ काउंसलर, समझ रहे हो ना, एज अ काउंसलर आपकी क्या भूमिका रहती है, ठीक है। इस चीज़ को आपको अब समझना होगा, यहीं से स्टार्ट होता है। चलिए इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन देखिए, परिचय। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम ग्रामीण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ होती हैं। क्या होती हैं? ग्रामीण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ होती हैं। एक कुशल एएनएम को अच्छे काउंसलर के रूप में कार्य करना आना चाहिए क्योंकि वह अधिकांश समय समुदाय के लोगों से सीधे संवाद करती हैं। एक प्रभावशाली काउंसलर बनने के लिए एएनएम को जो भी परामर्श की तकनीक ही है, आचार संहिता है, उपभोक्ता की समस्याओं को समझ होनी चाहिए, ठीक है। जो भी कस्टमर हैं, उपभोक्ता मतलब कस्टमर हैं, ठीक है, जो आपकी सेवा लेने वाले हैं उनकी बात हो रही है, उनको समझ में आनी चाहिए, उनकी समस्याओं को समझ होनी चाहिए कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं।
अब देखिए पहले पॉइंट पे यहीं से स्टार्ट होता है। पहले पॉइंट इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। पहला, एज अ काउंसलर आपकी क्या भूमिका है, ठीक है, उस चीज़ को हम देख रहे हैं, भूमिका और उत्तरदायित्व एज अ काउंसलर। तो पहला पॉइंट भी देखेंगे परामर्शदाता के रूप में योग्यता, वो हमारे पास एसेंशियल स्किल ऑफ एज अ काउंसलर, वो स्किल होनी चाहिए। क्या, जैसे कि भैया स्किल की बात कर लें, एसेंशियल मतलब ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि परामर्श से जुड़ी नवीनतम जानकारी बनाए रखना, ये स्किल हमारे पास होनी चाहिए। जब हम परामर्श दे रहे हैं तो हमारे पास उसके पीछे जानकारी, नई जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि सपोज दैट हम डेंगू के बारे में किसी को समझाने जा रहे हैं, तो अभी मुझे ये पता होना चाहिए कि भैया ये डेंगू जो है कितने दिनों से या फिर कितने लोगों इससे ज़्यादा ग्रसित हो चुके हैं। ये सारी नवीनतम डेंगू से संबंधित सारी नवीनतम जानकारी अपने आसपास, अपने गांव या फिर अपने देश, अपने ब्लॉक में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। और कितने दिन तक ये प्रभावी रहेगा, कितने तक क्या रहना चाहिए, ये तो परामर्श से जुड़ी नवीनतम जानकारी बनाए रखना। सपोज दैट एग्जाम्पल के रूप में आप समझ रहे हो ना, आप परामर्श काउंसलर बन गए हो, काउंसलर की अब जिस चीज़ के लिए आप परामर्श करने जा रहे हो, परामर्श दे रहे हो, तो उसकी नवीनतम जानकारी रहनी चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे सामने वाले को, नहीं तो फिर क्या परामर्श दे पाएंगे। अब देखिए उपभोक्ता की समस्या को समझना और उसका उचित समाधान ढूंढना, तो ये भी स्किल होना चाहिए कि भैया क्या समस्या है उपभोक्ता की, समझना और उचित समाधान ढूंढना, उसका क्या समाधान हो सकता है उसके समस्या का, तो ये भी स्किल होना चाहिए। अगर आप काउंसलर बनने जा रहे हो, काउंसलर हो एज अ काउंसलर, तो आपकी ये भी भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। परामर्श के परिणामों का मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित करना, ठीक है। उसके बाद विशेष या पूर्व निर्धारित परामर्श सत्रों के लिए उपयुक्त परिसर का चयन और सकारात्मक वातावरण तैयार करना, ये हो गया पहले पॉइंट में। अब दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे, जैसे हमने पहले पॉइंट में देखा स्किल, ठीक है, एसेंशियल स्किल, क्या क्या स्किल होना चाहिए, ठीक है, एज अ काउंसलर। अब दूसरे पॉइंट में यहाँ पे देखेंगे परामर्श तकनीकों का चयन एवं अनुपालन, सिर्फ सिलेक्शन। आपके भर्ती परीक्षा में पहले बता दूं कैसे प्रश्न आएगा, ऐसे प्रश्न पूछेगा, दो तरीके से यहाँ से प्रश्न बनता है। ऐसे पहला प्रश्न ऐसे पूछेगा, जो एज अ काउंसलर एएनएम की क्या भूमिका होती है, निम्नलिखित में से बताइए। निम्नलिखित में बताइए एज अ काउंसलर एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या उत्तरदायित्व है, ऐसे पूछ लेगा। दूसरा प्रश्न ऐसे पूछेगा, एएनएम को काउंसलर के रूप में क्या क्या योग्यताएं अनिवार्य होनी चाहिए, ऐसे पूछेगा। तो आपके भर्ती परीक्षा में ऐसे पूछ लेगा दूसरे टाइप का प्रश्न। तीसरे टाइप का प्रश्न ऐसे पूछेगा कि एज अ एएनएम मतलब एज अ काउंसलर एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को किन तकनीकों का चयन एवं अनुपालन करना होता है, ऐसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट पते रहेंगे, इन पॉइंट के बारे में डिटेल जानकारी रहेगा, तो आप अच्छे से कर पाओगे कि सर जो भी परामर्श तकनीक रहता है इनका चयन एवं अनुपालन कैसे करना होता है। परामर्श के विभिन्न तकनीकों की जानकारी रखना, ठीक है, क्या क्या टेक्निक है उनकी जानकारी रखना, उपभोक्ता की प्रकृति और समस्या के प्रकार के अनुसार उपयुक्त तकनीकी का चयन करना, ठीक है। उसके बाद जो परामर्श करते समय निम्नलिखित आचार संहिता रहती है, उन आचार संहिता का पालन करना आवश्यक होता है, जैसे कि गोपनीयता, सहनशीलता, शक्ति और आपका गोल ओरिएंटेड और स्वेच्छा से संबंधित जो चीज़ें रहती हैं, ये सभी आचार संहिता का पालन करना होता है कि भैया ये कस्टमर, इसकी प्राइवेसी ये है तो इसको मेंटेन करके रखना है, और सहनशीलता दिखाना है, टॉलरेंस दिखाना है, ठीक है, शक्ति की एम्पावरमेंट दिखाना होता है, और गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। अब तीसरे पॉइंट भी देखेंगे, मैंने बता दिया ना किस तरीके से प्रश्न बनेगा भर्ती परीक्षा में। तो ऐसे बनेगा कि निम्नलिखित में से बताइए एज अ काउंसलर एक महिला स्वास्थ्यकर्ता को प्रभावी परामर्श देने की क्या कला होनी चाहिए, एज ए इफेक्टिव काउंसलिंग स्किल क्या होगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें देखना है कि उपयुक्त चेहरे के भाव, जैसे कि उदासी में, गंभीर में, खुशी में, ये सारी चीज़ें भाव से पता चल जाना चाहिए। आँखों से आँखों का संपर्क बनाए रखें, ठीक है, आप परामर्श देना चाह रहे हो तो आई कांटेक्ट रहना चाहिए। शरीर की भाव भंगिमा सकारात्मक रखें, भाषा सरल और स्पष्ट सम्मानजनक हो, जो भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हो बिल्कुल सरल, ऐसा नहीं कि आपके सामने 5वीं क्लास का उपभोक्ता बैठा है और आप इंग्लिश में बोले जा रहे हो, उसको पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो भाषा जो भी परामर्श के दौरान जो भी भाषा इस्तेमाल कर रहे हो सरल और आसान होना चाहिए और सम्मानजनक होना चाहिए। जी ये नहीं कि
अबे तुमसे बड़ा है तो आपसे बड़ा है, ठीक है, आपसे बड़ा है तो उसको बोलो अब अबे तुम यहाँ बैठो, हाँ तुम बताओ क्या क्या दिक्कत है तुमको, तुम क्यों नहीं पालन कर रहे हो इस चीज़ को। तो ऐसे नहीं, सम्मानजनक रिस्पेक्ट पूर्वक, ये भी प्रभावी प्रभावी परामर्श देने की कला होती है, ठीक है, एनम के लिए सारी बातें। उसके बाद आवाज़, ठीक है, ऊंची आवाज़ में बात ना करें, सहानुभूति रखें, ठीक है, मतलब थोड़ा सहानुभूत रहना चाहिए, सिंपैथी रहनी चाहिए उसके प्रति। रोगी की मानसिक, अब जैसे कि एक दिन मेरे साथ भी ये हो गया था, ठीक है, ऊंची आवाज़ में मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मैसेज हालांकि आ रहा था, मैसेज वॉइस मैसेज आ रहा था मेरे पास। मैंने बस इतना ही बोला कि यार पहले खुद से एक बार ट्राई कर लिया करो, आप क्या यही डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे गलत ही साबित करना है। एक बहन थी, ठीक है, उनको मैं बता रहा था, ठीक है, पहली बात सही से उत्तर नहीं देखी, मैं टेस्ट लिया था, प्रश्न में गड़बड़ी था, उत्तर सही से नहीं देखी। मैंने बोला मतलब 2 मैसेज मैं बोला कि आप एक बार फिर से देखो, नहीं बोली, नहीं हमने देखा गूगल का मतलब गूगल का सर्च करके एआई के माध्यम से मुझे भेज रहे थे कि देखो इसमें ये लिखा है, जबकि मैं भी वही चीज़ लिखा था उसी उत्तर में वही, लेकिन वो ध्यान से नहीं देखी मेरे से। मैंने बस इतना बोला, ठीक है, इतना बोला कि क्या आप मुझे गलत साबित करना चाहते हो, ठीक है, मुझे गलत साबित करना चाहते हो। इतने में वो भड़क गई और वॉइस मैसेज भेजने लगी, नहीं ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें, घमंड में हो आप टूट जाएगा, ये है वो है, दुनिया भर की बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई। तो ये चीज़ नहीं रहना चाहिए, एनम हो। और मैंने उनको ये भी बोला, पहले आप टीचर से जब मेरे से इस तरीके से आप बात कर रहे हो तो आप फिर जॉब करने जाओगे तो भैया यही तो सीखना रहता है आपको, हर एक कस्टमर से हर एक चीज़ के साथ किस तरीके से हमेशा मुस्कान रहना चाहिए। जब आप बात करो किसी कस्टमर से, ठीक है, या फिर किसी पेशेंट के सामने, तो मुस्कान होना चाहिए, वो चेहरे पे खिलखिल, ताकि वो उदास आपका मुस्कान देखकर सामने वाले का दुख गायब हो जाए। ये क्वालिटी होना चाहिए एनम को, लेकिन दिखता नहीं है, किसी में नहीं दिखता है, मैंने देखा है किसी में नहीं दिखता है। थोड़ी सी देर में हाइपर हो जाते हो आप लोग, नहीं भैया, ये चीज़ बदलना होता है, ठीक है। रोगी की मानसिक स्थिति को समझे, स्वयं को उसकी जगह रखें, वेशभूषा साफ सुथरी और सामाजिक रूप से स्वीकार हो। परामर्श के अंत में उपभोक्ता का धन्यवाद भी करें। जब आप परामर्श दे चुके हो तो जो जा रहा है, ठीक है, पेशेंट, उसका धन्यवाद भी करें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया, आपने बताया अपनी समस्या, हमने सुना, ठीक है, उनका थैंक यू जरूर बोले, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए चौथा पॉइंट में रेफरल करना, ठीक है, रेफरल करना, यदि कोई समस्या अत्यंत जटिल या गंभीर हो तो एनम स्वयं उसका समाधान ना कर पाए तो उसे विशेषज्ञ परामर्शदाता या फिर उच्चतर स्वास्थ्य केंद्र के पास रेफर करना चाहिए कि जाइए भैया वही आपको करेंगे, या फिर जाइए नहीं आप लिवा के जाइए, ठीक, उनको लेके भी जा सकते हैं, ये चीज़ होता है। चलिए हम इनसे मिलवाते हैं, ये आपको अच्छा सलाह दे पाएंगे, आपको अच्छा परामर्श दे पाएंगे। टोटल कंक्लूजन यहाँ से क्या निकल के आता है, एक सक्षम एनम को परामर्शदाता दाता के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा में अत्यंत भूमिका निभानी होती है। परामर्श एक सही तरीकों, नैतिकताओं और व्यवहारिक शिष्टाचार का पालन करके वह लोगों का विश्वास अर्जित कर सकती हैं। अब देखिए रोल ऑफ एनम एडमिनिस्टर इंजेक्शन। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, फाइनली हम विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं, ठीक है, रोग में, ठीक है, चाहे वो संक्रामक रोग हो, असंक्रामक रोग है, उसमें क्या भूमिका रहती है एनम का। जैसे यहाँ पे टीका देने में एनम की क्या भूमिका रहती है। मेनली आप टीकाकरण करते हो ना, टीका लगाते हो BCG का, HIV का, ये का, उसका सबका, सॉरी मैं क्या बोल दिया, हाँ BCG का टीका लगाते हो, हेपेटाइटिस B का लगाते हो, ये सारे टीके आप लगा रहे हो, तो पोलियो का दे रहे हो, उसमें क्या भूमिका रहती है आपकी, इस चीज़ को भी जानना जरूरी है और आपकी भर्ती परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले टीकाकरण से पूर्व आवश्यक सावधानियाँ रखना होता है, ठीक है। बच्चे को उल्टी दस्त होने पर गोलियाँ की दवा नहीं देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बरसात के मौसम में टीकाकरण से बचना चाहिए। टीका देने से पहले उसकी समय सीमा और विधि जांच करें। किसी घाव पर टीका नहीं लगाना चाहिए, ऑलरेडी कहीं घाव है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको टीका नहीं देना होता है। टीके की सुई अवश्य बदलनी चाहिए, ठीक है, हर बार बदलनी चाहिए, ठीक है, नहीं वही सुई हर में नहीं, ठीक है, सभी में नहीं। टीका लगाने की प्रक्रिया सुरक्षित और विसंक्रमित होनी चाहिए। कुपोषित बच्चों में टीकाकरण नहीं करना चाहिए, केवल स्वस्थ बच्चे में ही टीका देना चाहिए। औषधि की सही मात्रा की जानकारी अनिवार्य है। उसके बाद दवा देने के 5 सही तरीके पता होना चाहिए। 5 राइट
में भी भूमिका होती है। ठीक है, देखिए राइट पेशेंट सही मरीज, राइट ड्रग सही अवधि, राइट डोज सही मात्रा, राइट टाइम सही मात्रा, सही समय, राइट रूट सही तरीका, ये भी होना चाहिए। ये 5 नियम हर दवा इंजेक्शन देने से पहले जरूर अपनाने चाहिए। तीसरे पॉइंट में इंजेक्शन सुरक्षा के नियम, पूरी प्रक्रिया शुद्ध एवं अपवित्रता रहित विधि से करें। हमेशा ऑटोक्लेव की गई सिरिंज और सुई का ही उपयोग करें। रोगी को आरामदायक स्थिति में रखें। इंजेक्शन लगाने की उचित तकनीक अपनाएं। इंजेक्शन देने के सभी गोल्डन रूल्स का पालन करें। तो ये सारे पॉइंट हैं। चौथे पॉइंट पे है सिरिंज और सुई का विसंक्रमण, स्टरलाइजेशन ऑफ सिरिंज एंड निडल। सिरिंज, अब ये सुइयों को देखभाल, ये सारी चीज़ हो गया। ठीक है, पढ़ लेना। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, अब हम थक भी रहे हैं। ठीक है, बोलते बोलते कंटिन्यू। अब देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास में देखिए ये सारी चीज़ें हो गया 10 से 20 मिनट तक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे। देखिए हमने यहाँ पे आपको बताया क्या अभी, टीका देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या भूमिका रहती है, एएनएम की क्या भूमिका रहती है, आपको ध्यान में रखना है। टीका देने में एएनएम की भूमिका। ठीक है, टीका देने में एएनएम की भूमिका। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ आपको बताया कि टीकाकरण से पूर्व आवश्यक सावधानियाँ, ये सारे सावधानियाँ हैं, ये पॉइंट जो दिए हैं। और दूसरे पॉइंट में क्या है भूमिका में, ठीक है, दवा देने के 5 तरीके। ठीक है, और उसके बाद इंजेक्शन सुरक्षा के नियम। चौथे सिरिंज और सुई का विसंक्रमण। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हो गए। और अब हम देखेंगे कूड़े कचरे के निस्तारण में जन स्वास्थ्य नर्स के उत्तरदायित्व। ठीक है, कूड़ा कचरा के निस्तारण में जो एएनएम रहती हैं या फिर जो जन स्वास्थ्य नर्स रहती हैं, इनका क्या उत्तरदायित्व रहता है। तो ध्यान में रखना है, कूड़ा कचरा के निस्तारण में जन स्वास्थ्य नर्स का कूड़े कचरे के सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर निपटान महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह केवल सफाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि जन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सामाजिक जागरूकता और संसाधनों का मूल्यांकन, एजेंसियों से संपर्क तथा जन सहयोग भी आवश्यक होता है। क्लियर। अब देखिए क्या पहले पॉइंट में हम देखेंगे। यहाँ पे पहले हमने तो इंट्रोडक्शन देखा, पहले पॉइंट में सर्वे। ठीक है, भूमिका क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, कूड़े कचरे के निस्तारण में जन स्वास्थ्य नर्स का उत्तरदायित्व क्या है। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे कि सर्वे करना होता है। पहला पॉइंट यह है कि सर्वे क्षेत्र में कूड़े कचरे के उत्पादन, संग्रहण और निपटान की वर्तमान पद्धतियों का सर्वेक्षण करना और यह जानना कि कौन सी विधियाँ उपयोग में है और उनमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। पूतिदोष, ठीक है, क्या दूषित होना चाहिए, यहाँ पे इंग्लिश में देख लेना आप। सैनिटेशन डिफिशियंसीज की पहचान करना और खुले कचरा में फेंकना, अनियमित सफाई आदि, ये सारी चीज़ें हो गया। निपटान की प्रचलित विधियाँ। ठीक है, निपटान की जो प्रचलित विधियाँ हैं दूसरे पॉइंट में, जैसे कि खुले गड्ढे, भूमिगत गड्ढे जलाकर नष्ट करना या फिर बायोगैस उत्पादन आदि, ये सारे। और बायोमेडिकल वेस्ट के लिए अलग अलग जो पद्धतियाँ हैं उनको अपनाना। कलर कोडेड डस्टबिन, ऑटोक्लेव, शार्प पिट, इंसिनरेटर, संक्रमण से बचाव हेतु विशेष सावधानियाँ। और तीसरे पॉइंट में हो गया, ठीक है, परिवर्तन एवं सुधार हेतु उत्तरदायित्व। चौथे पॉइंट में हो गया स्वस्थ शिक्षा। ठीक है, और पाँचवें पॉइंट में हो गया लास्ट में मूल्यांकन। तो ऐसी विधियों से जो जन विरोधी या फिर समुदाय में अस्वीकृति का कारण बने, समाज के साथ धैर्य और समझदारी से संवाद करना, ये सारी चीज़ें हो गया। छठे पॉइंट में हो गया समन्वय। ठीक है, और सातवें पॉइंट में यहाँ पे आप देखिए 6 पॉइंट हो गए पूरा। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना। मैं सोच रहा हूँ कि अब यहीं पे वीडियो को पॉज कर दूँ, क्योंकि अब ज़्यादा हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया हमने। 1:33 अब सोच रहे हैं एक पार्ट और लाएँ या फिर इसका PDF भैया आपको दे दें, PDF से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि प्यास भी लग गई है, भूख भी लग गई है, तो खाना खाने का अच्छा है। और बंद करते हैं, बाकी हम देखेंगे, दूसरा पार्ट लाना होगा। वैसे बचा नहीं है। ठीक है, ये PDF आप तो पढ़ ही सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अरे यार बहुत है यार, अभी तो अभी संक्रामक में क्या एएनएम की भूमिका रहती है वो भी बचा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए संक्रामक रोगों को नियंत्रण और रोकथाम में एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका, ये भी बचा है। ठीक है, ये भी बचा है। उसके बाद क्या बचा है, पर्यावरण सुधार विकास की शिक्षा प्रदान करनी है, तो वही है। ठीक है, ये आप PDF में हम भेज देंगे, जो फी दिए भैया आप लोग पढ़ लेना। संक्रामक रोग से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ भैया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं YouTube पे नहीं बताता हूँ आपको। ठीक है, क्यों बताऊँ यार,
क्यों बताऊँ? आप जब 200 रुपये फ़ी देने में आपको दिक्कत है, भारी पड़ रहा है, बताइए मात्र 200 रुपये, मात्र 200 रुपये आप नहीं दे पा रहे हैं, वहीं पे 1000 रुपये खर्च करने के लिए तैयार हैं, 1000 रुपये, और ये 200 रुपये अनलिमिटेड है। मतलब इस 200 रुपये में आप अनलिमिटेड कितना भी पढ़ें, कितना भी क्लास होगा, सब कुछ आपको मिलेगा हमेशा, आज नहीं तो कल नहीं, इसी 200 रुपये में, ठीक है। तो ये आप दे सकते हो, ठीक है। और कॉन्टेक्ट नंबर सभी को पता ही है, नहीं पता है तो भैया एक बार फिर बता दे रहा हूँ, हर एक वीडियो में बनाता हूँ, 798516 ठीक है 239, ठीक है। इस पर आप मैसेज कर सकते हो कि सर जो PDF वाली जो क्लास की PDF रहती है, या फिर जो टेस्ट आप करवाते हो, लेते हो, उन सब का मुझे PDF चाहिए होगा। तो कैसे क्या करना है, मैसेज आप करेंगे व्हाट्सएप पे, तो आपको हम रिप्लाई देंगे, आप वहाँ से ले सकते हो, PDF फी देकर PDF प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।